हेलो भैया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आपको पता भैया पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल जिसका साइज नेग्लिजिबल लेकिन मास क्या होता है उसका? कंसिडरेबल। उसको हम क्या कहते हैं भैया? पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, बोलिए मत कोई भी। साइज नेग्लिजिबल और जो मास होता है वो क्या होता है? कंसिडरेबल। ठीक है। और शेप जो होती है ऑलमोस्ट आप क्या लेके चलते हो? स्फेरिकल। क्या लेते हो? स्फेरिकल यानी स्फीयर जैसा होता है। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी यहां पर, सिस्टम, ग्रुप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल से ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया? सिस्टम से। सबको पता होगा। ठीक है। और इंटरनल फोर्स क्या होता है? विच होल्ड द सिस्टम, होल्ड द सिस्टम। टोटल इंटरनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जितना भी इंटरनल फोर्स होता है वो हमें तो सम क्या आएगा? 0 आएगा। चौथा, एक्सटर्नल फोर्स विच एक्सेलरेट दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मास ऑफ सिस्टम इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, है ना। फिर आते भी अगली टर्म के बारे में बात करते हैं। COM, center of mass, the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated। कह रहा है वो पॉइंट, वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट जहां पे मान के चला है पूरी बॉडी का मास क्या कर रहा है वहां पर? कंसंट्रेटेड। उसे हम क्या कहते हैं भैया? COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। फिर आते भैया, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। स्क्वायर या रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है भैया? जहां पर उसके दोनों डायगोनल्स काटते हैं। ठीक है। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? जहां पर उसको तीनों वर्टिसेस काटते हैं। वर्टिसेस जानते हो ना, ये वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है। तो यहां से खींची जाने लाइन को मीडियन कहते हैं। ठीक है। तो जहां पे तीनों मीडियन काटेंगे तो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब भी मैं पोजीशन की बात करूंगा तो पहली बात तो उसको आर से लिखेंगे और दूसरी बात है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? ओरिजिन के। तो पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है। आप देखिए भैया, जैसे एक मान लीजिए, ठीक है, सिंगल पार्टिकल। अच्छा आपको बता दूं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो तो पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते ना। प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ, पहला क्या भैया? बॉडी का मास और सेंटर ऑफ मास का मास क्या होता है? सेम होता है। दूसरा, बॉडी की वेलोसिटी और उसके अंदर प्रेजेंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है भैया? सेम होती है। तीसरा, बॉडी का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम होता है। ठीक है। चौथा, बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। पांचवा, बॉडी का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होता है भैया? सेम होता है, क्योंकि मास और वेलोसिटी सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा? सेम होगा। छठा, बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो हमेशा मास ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट की क्या होगा? मास ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट की क्या होगा? बराबर होगा। और यही फोर्स जो होगा वो क्या होगा भैया? मास ऑफ बॉडी
और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और यही फोर्स जो होगा वो मास ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर भी होगा। ठीक है, और लास्ट और फाइनल कह रहा है इफ बॉडी इज बैलेंस्ड, इफ बॉडी इज बैलेंस्ड about its center of mass, then total movement मतलब उसका जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी भैया, जीरो होगी, किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना है सेंटर ऑफ मास की क्या आपकी प्रॉपर्टी है जो आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या है भैया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की, तो अगर एक पार्टिकल है, ये एक्स है ये वाई है, और आप चाहते हो कि इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास आपको बताया जाए, तो भैया ये जो आर है ना, ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होगा ये। और अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, अच्छा एक सिस्टम, एक पार्टिकल को जोड़ने के लिए कोई भी आपको इंटरनल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, मैंने क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो डी आर अपॉन में क्या होगा, डी टी, और इसी का एक्सेलरेशन क्या होगा, किसका, सेंटर ऑफ मास का या बॉडी का, सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि आपको पता है जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन होगा, तो ये क्या करोगे आप, डीवी अपॉन में डी कर दोगे, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी आर को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, पहली बार करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, और दूसरी बार करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो ये आ गया आपका, ये सिंगल पार्टिकल है। ठीक है, और ये डबल पार्टिकल, इसकी डेरिवेशन आती है डबल पार्टिकल सिस्टम। अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है तो क्या करें भैया, तो एक पार्टिकल ये रहा m1, और मैं अगर इसके पोजीशन की बात करूं तो वो क्या होगी, r1, है ना। एक पार्टिकल ये रहा m2, और इसकी पोजीशन की बात करूं, किसकी पोजीशन की, सेंटर ऑफ मास की, तो ये क्या होगा r2। दोनों को जोड़ दिया, किसने जोड़ा होगा, इंटरनल फोर्स ने। ठीक है भैया, तो इस पे F1 फोर्स लग रहा है, इस पे F2 फोर्स लग रहा है, ये F1 और F2 क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इंटरनल फोर्स है, क्या है ये, इंटरनल फोर्स है। ठीक है भैया, जैसे ही इनको जोड़ा तो क्या बन गया सिस्टम। अब सेंटर ऑफ मास ना तो m1 के अंदर रहेगा ना m2 के अंदर रहेगा, कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा, उसकी पोजीशन को मैंने क्या लिख दिया, आर, आर क्या है, COM। ठीक है, ये बन गया आपका सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F1, और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F2। ठीक है, बन गया डायग्राम। अब हमें पता है भैया टोटल फोर्स ऑन M1 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। कैपिटल F1 जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, और स्मॉल f1 जो कि क्या है, इंटरनल फोर्स। अच्छा, टोटल फोर्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ, किस पे लग रहा है भैया फोर्स, M1 पे, तो M1 पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू में उसका एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, F1 प्लस स्मॉल f1, और बराबर में क्या होगा, M1। और आपको पता है भैया जो एक्सेलरेशन है उसको निकालने के लिए आप पोजीशन को दो बार क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो इसकी पोजीशन क्या है, आर, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली क्वेश्चन। सिमिलरली टोटल फोर्स ऑन M2 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, तो कैपिटल F2 प्लस स्मॉल f2, ये किसके बराबर आएगा भैया आपका, M2 इंटू में उसका एक्सेलरेशन को क्या लिख दो, उसकी पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करके लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपकी पहली क्वेश्चन है, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने को क्या मिलने वाला भैया, कैपिटल F1 स्मॉल f1 प्लस कैपिटल F2 स्मॉल f2 बराबर में क्या हुआ, देखिए जब ये इसको और इसको जोड़ोगे ना तो d अपॉन में dt स्क्वायर क्या होगा, कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, M1 R1 और M2 R2। ठीक है भैया, अच्छा आपको पता है ये दोनों तो बराबर और अपोजिट है, तो ऐड हो गए तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये F1 एक्सटर्नल फोर्स है, F2 भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या आ जाएगा, वो किसके बराबर आ रहा है, d अपॉन में dt स्क्वायर इक्वल्स टू में M1 R1 प्लस M2 R2। आपको पता है ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, और टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, बॉडी का कुल मास क्या है, M1 प्लस M2 इनटू में बॉडी का कुल एक्सेलरेशन। अच्छा, कुल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो उसके देखिए इस पूरी बॉडी का सेंटर मास क्या है,
और देखिए ये तो सेंटर मास केवल m1 का है और ये सेंटर मास इसका केवल m2 का है, लेकिन ये सेंटर मास क्या पूरे सिस्टम का है, पूरी बॉडी का है। ठीक है भैया, तो हम क्या निकाल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हमने पहले ऐसे निकाल दिया। अब एक और तरीका है कि भैया क्या करेंगे, पूरी बॉडी का मास और पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन। पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके सेंटर मास के डबल डिफरेंशिएशन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आर क्या है, पोजीशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की, किसकी, बॉडी की। ठीक है भैया, वो किसके बराबर आएगा, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया आपकी पोजीशन। वेलोसिटी क्या आएगी, इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। ये किसकी वेलोसिटी होगी, पोजीशन किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। तो ये किसकी वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की। उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो भैया नीचे वाली टर्म डिफरेंशिएट हो नहीं सकती, तो बाहर आ गई m1 प्लस m2। जब मैं ऊपर वाली टर्म को करने लगा तो यहाँ पर मास है, मास डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो बाहर आ जाएगा। आर को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, v1। क्या आएगा, m2 ऐसी करोगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और r2 को करोगे तो क्या होगा, v2m। ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर ऐसे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके लिए क्या करो आप, उसकी वेलोसिटी को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आएगा भैया इसको जब इस पूरी टर्म को करोगे तो m1 प्लस m2 क्या होगा, बाहर आएगा कांस्टेंट होने की वजह से। जब आप इसको करने लगोगे तो m1 बाहर आएगा, v1 को करोगे तो क्या होगा, a1। ऐसे इसको करोगे तो m2 बाहर आएगा तो क्या होगा, v2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया a2। ठीक है भैया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर आपको बता दूं, ये एक्सेलरेशन आपका ऐसे पता लग गया। अब सिस्टम का मास आपको पता ही है क्या है, m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है, मास ऑफ सिस्टम, जो कि क्या रखा है m1 प्लस, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रखा है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये दोनों क्या हो गए, कट मार गए, तो क्या हो गया भैया, टोटल एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, m1 a1 प्लस m2। ये भी यही हो गया, समझ गए। अच्छा एन पार्टिकल के लिए मामला कहां से चले जाएगा, एन तक। चार, जितने 4 पार्टिकल है तो ये क्या होगा, 4 तक मास जुड़ेगा, है ना। 5 पार्टिकल है तो 5 तक। वेलोसिटी भी बिल्कुल ऐसी चेंज होती रहेगी। और अगर मान लीजिए 2D बॉडी है, 1D बॉडी है, 1D बॉडी है मतलब केवल क्या है, लेंथ है उसके पास, तो उसका सेंटर मास क्या लाई करेगा, उसकी कहीं लेंथ पर, कहीं किसी एक पॉइंट पर। 2D बॉडी है तो सेंटर मास के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा आपको, अभी क्वेश्चन करा दूंगा एक आध दो, ठीक है। और अगर आपकी 3D बॉडी है तो आपके सेंटर मास की पोजीशन बताने के लिए आपको एक्स वाई जेड तीनों इंडिविजुअली निकालने पड़ेंगे। अब ये कैसे, देख लीजिए ऐसा क्यों करते हैं। अब ये 1D बॉडी है, क्या है ये, तो आपको पता है इसका सेंटर मास कहीं किसी एक पॉइंट पर लाई करना पड़ेगा। अच्छा इस बॉडी के पास चौड़ाई उड़ाई नहीं है ना ऊंचाई है, तो आप कहोगे भैया इतनी लेंथ पे सेंटर मास है, पता लग रहा है। लेकिन ये कैसी बॉडी है, 2D। अगर मैं बोलूंगा इसके सेंटर मास क्या है, तो इसके सेंटर मास को बताने के लिए आपको लंबाई बोलोगे इतनी ऊंचाई पर है और इतनी चौड़ाई पर है, तब आपको पता लगेगा सेंटर मास का यहां पर है। ठीक है, मतलब आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, इसलिए 2 कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों निकालते हैं। 3D बॉडी में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लंबाई के रिस्पेक्ट में, चौड़ाई के रिस्पेक्ट में और ऊंचाई के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आ रखे हैं मैं वही करूंगा, ठीक है। हाँ सर्कल वाला ही करा दूंगा, 3 कराऊंगा, ठीक है इसके ऊपर क्वेश्चन। ये एक मास है, ये ट्राइंगल वाला है, कह रहे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड के एल है, आपको नंबर भी दे सकता है, कह रहे सेंटर ऑफ मास निकालो। तो भैया एक बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप सबसे पहले इसके किसी भी एक मास को ओरिजिन पे रख दो, किसी भी एक मास को, क्योंकि आप पोजीशन बता रहे हो, पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है, क्या होती है। तो हमने क्या कर दिया, कि जो m2 दिख नहीं रहा आपको, m2 ये बना दिया हमने, ठीक है, बाकी m3 है, तो इसको हमने रख दिया ओरिजिन पे। चलो भैया रख देते हैं ओरिजिन x, और ये क्या है, y, y। ठीक है भैया, ऐसा करना आपको। ठीक है भैया, ट्राइंगल दे रखा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके वर्टिसेस पे 3 मास है, और आपको किसी एक मास को क्या रखना है, ओरिजिन पर रख देना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं,
ये लंबाई एल है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एक्स, देखिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्स पर है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 को ये क्या होगा, एल कोमा 0। ऐसे ही इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू तो इतनी होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट में, तो चलो निकाल लेते भैया। एक्स की ये यहां से कितना है एल, तो यहां से आगे कितना होगा L/2। L/2 यहां से आगे की वैल्यू है एक्स की वैल्यू इस पॉइंट के लिए, ठीक। अब लिख देते हैं L/2 और वाई की वैल्यू क्या है खुद ये। अब ये कैसे निकालेंगे, क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है ये इस ट्रायंगल को देखो तो ये क्या है भैया परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन में यही थोड़ी सी आप कई बच्चों को दिक्कत है, वैसे दिक्कत वाला नहीं है, जिसने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ी होगी उसको पता होगा ही, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस क्या है भैया आपका अंडर रूट, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका L/2 माइनस ये क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3√3 L अपॉन में क्या होगा, तो बाहर आएगा 4 आएगा, 4 नहीं आएगा 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता लग गया, हर जो जो मास जहां जहां पे रखा हुआ है उन सब के कोऑर्डिनेट्स पता लग गया, ठीक है। मैंने इसको पहला मास मान लिया, ये रहा पहला मास, ये रहा आपका दूसरा मास, ये रहा आपका तीसरा मास। तो आपको पता भी है इसका जो सेंटर मास होगा वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू बताने के लिए आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, है ना। तो भैया हमने क्या दिया कि इसके सेंटर ऑफ मास में जो एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी एक्सियम, और जो वाई की वैल्यू क्या होगी वाई। एक्सियम कैसे निकलेगा, m1 x1 m2 m3 x3 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस, अब बताइए भैया m1 क्या है, m1 है और x1 क्या है L/2 है, क्या है L/2 प्लस m2 क्या है m2 है और x2 क्या है भैया 0, m3 क्या है और x3 क्या है, अपॉन में कुल मास क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया आपका एक्सियम आ गया, क्या आ गया। ऐसे ही आप वाईसीएम निकालोगे तो m1 m2 y2 m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो भैया m1 कितना है पता ही आपको, m1 x1 क्या है अंडर रूट सॉरी y1 क्या है l अपॉन में 2, m2 क्या है m2 ही है और y2 क्या है 0 है, m3 क्या है m3 है और y3 क्या है 0, अपॉन में क्या हो गया भैया m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये आ गया एक्सियम, ये आ गया आपका वाईसियम। तो आप लिखोगे हैज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा एक्सियम और वाईसीएम। एक्सियम यहां रखा होगा तो यहां पर रख देना, वाईसीएम यहां रखा होगा, एक्सियम की वैल्यू यहां पर और वाईसीएम की वैल्यू यहां पर रख देना, तो आपको सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी, ठीक है भैया। चलो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का दे रहा हूं मैं आपको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भैया अपने को पता है एक वर्टिसिस कहां पे होना है इसका, ठीक है भैया। यहां पर मास m है, यहां पर मास सॉरी यहां पे मास 2 kg, यहां पे मास 3 kg और यहां पे मास क्या है 10 kg। इसकी लेंथ कितनी है साइड कितनी है a, तो भैया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी से निकालो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, इसके क्या होंगे a,0 और यहाँ के ध्यान रखना जब भी ऐसा कैसा है तो a/2 और क्या होगा √3 अपॉन में 2। आ गए भैया खत्म हो गया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, खत्म हो चुका है, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये एल शेप्ड लैमिना है, एल शेप्ड लैमिना, लैमिना का मतलब होता है शीट, ठीक है। कह रहे इसके 3 पार्ट है, इसका C1 C2 C3, इस पार्ट का सेंटर C1 है, इस पार्ट का सेंटर C2 है, इसका C3 है। अपने को निकालनी है ये x है ये y है, इसके सेंटर मास की पोजीशन। अगर पूरी बॉडी का मास क्या है 3 किलोग्राम, तो इसके अगर पूरी बॉडी का मास 3 किलोग्राम है तो उसका हर एक पार्ट का मास क्या होगा 1 किलोग्राम। कहां पे लाई करेगा इसके सेंटर पर,
और इस सेंटर पर 1 kg। इस पार्ट का 1 किलोग्राम यहां पे लाई करेगा, इस पार्ट का 1 किलोग्राम यहां लाई करेगा, इस पूरे पार्ट का 1 किलोग्राम यहां लाई करेगा। ठीक है, चलो। तो भैया आपको पहले, सबसे पहले देखिए मास तो पता लग गया, कहाँ रखे वो भी पता लग गया, लेकिन कोई पोजीशन नहीं पता। अच्छा, यहां से आ तक की आपको रखिए 2 मीटर, ये भी आपको रखिए 2 मीटर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तो ये कितना होगा 1 मीटर, ये भी कितना होगा 1 मीटर है। ठीक है, चलो। तो भैया C1 की वैल्यू, C1 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। तो अगर मैं C1 के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो यहां पर ये पूरा क्या है 1, तो ये कितना होगा आधा, यानी 0.5, 0.5 C1 के कोऑर्डिनेट बता रहा हूं। और ये कितना है 1, ये कितना होगा 0.5, तो ये क्या होगा 1.5, क्या होगा वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गया। ठीक है भाई, ऐसे ही देखो C2 के बारे में बात करते हैं। तो C2 में x क्या है इतना है, y क्या है इतना, दोनों आधे आधे है ना, दोनों हाफ हाफ है, यानी x की को वैल्यू भी क्या होगी 0.5, y की वैल्यू क्या होगी 0.5। C3 की बात करते हैं, C3 में जो आपका y है वो तो इतना है, लेकिन जो आपका x है वो कितना है इतना है, तो भैया क्या होगा 1.5x और 0. चलो निकाल दो सेंटर ऑफ मास। ये कैसी बॉडी है 1D 2D 2D है, क्योंकि ये दो एक्सिस के बीच में बनी है। ठीक है भैया, 2D है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया क्या है एक्सियम और वाईसीएम। तो भैया एक्सियम कैसे निकलेगा M1 X1 M2 M3 अपॉन में मास क्या होगा 3 kg। ठीक है, टोटल मास आएगा नीचे। वाईसीएम क्या होगा M1 Y1 डॉट डॉट M2 M3 Y3 अपॉन में क्या होगा भैया आपका 3 kg। यहां से आपका एक्सियम आएगा, यहां से आपका वाईसीएम आएगा, और हैंस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा एक्सियम कोमा वाईसीएम। एक्सियम की वैल्यू यहां से निकाल देनी है आपको, और वाईसीएम की वैल्यू यहां से निकाल देनी। ठीक है भैया, हो गया। चलो अगला एक क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बेस्ड है। एक HCl मॉलिक्यूल है H और एक Cl है। H का मास अगर m है तो Cl का मास क्या होगा 17.5 m, यानी वैसे 17.5 होता है, 17.5 U होता है। एक U की वैल्यू अगर U, जो U होता है ना वो यूनिफाइड मास होता है। क्या होता है, उसी के रिस्पेक्ट में मैं अगर मैं बोल दूं 1 EU, तो इसका मतलब इसका 1 U मास है। किसी का 17 U है तो इसका मतलब वो U से 17 गुना क्या है ज्यादा है। तो अगर इसका मास मैंने M ले लिया तो उससे 17 गुना ज्यादा किसका मास होगा क्लोरीन का। कह रहा भैया अगर दोनों के बीच में जो दूरी है 1.27 एंगस्ट्रॉम है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसी बॉडी है 1D 2D 1D है, जो भी पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की क्या होगी एक की, केवल एक ही कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें। लेकिन एक बात और ध्यान में रखो कि हमने तो इसका फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो भी सेंटर मास होगा उस सेंटर मास पे अगर आप देखोगे तो उस सेंटर मास पे अगर आप बॉडी को बैलेंस कर दोगे तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं आएगी। तो मूवमेंट जो होती है ना मूवमेंट ऑफ मास, देखिए यहां पर अगर कोई भी मूवमेंट आएगी, मान लीजिए सेंटर मास है, कहां होगा सेंटर मास यहां पे, इधर क्यों बनाया सेंटर मास मैंने, एच की तरफ क्यों नहीं बनाया। तो सेंटर मास हमेशा क्या होता है हैवी मास की तरफ होता है, तो ये सेंटर मास है। ठीक है, और अगर मैंने सेंटर मास के अलॉन्ग बैलेंस कर दिया तो इधर की मूवमेंट और इधर की मूवमेंट क्या होगी दोनों बराबर जाएंगी। ये ना तो उधर जाएगा ना इधर, जैसे तराजू होता है, तराजू के दोनों पढ़ने पर अगर सेम वेट होता है तो तराजू ना तो नीचे आता है ना उधर जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, तराजू के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ मास। क्या कहते हैं उसे, और ये मूवमेंट ऑफ मास दो चीज पे डिपेंड करती है, एक क्या दूरी मास, दूरी मास। अब हमें पता भी है सेंटर मास के अलावा अगर मैं बॉडी को बैलेंस कर दूं तो कुल मूवमेंट क्या होती है जीरो आती है। क्या होती है, मतलब दोनों साइड की मूवमेंट क्या होती है बराबर। और मूवमेंट ऑफ मास जो होता है, मूवमेंट ऑफ मास ये साइड में देना, मूवमेंट ऑफ मास जो होता है वो होता है आपका मास इंटू में रेडियस, मास इंटू में एम क्या है मास, और आर क्या है सेंटर ऑफ मास से उस मास की दूरी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर ये इसका सेंटर मास निकाला तो मैंने सेंटर मास पे लगा दी उंगली, और ये बॉडी क्या हो गया बैलेंस, बैलेंस हो गया मतलब कि इधर का मूवमेंट ऑफ मास, इधर मान लीजिए दूरी कितनी है x, तो इधर कितनी होगी 1.27 माइनस x। ठीक है, तो इधर का मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा, क्या होगा भैया मास कितना है m, और दूरी कितनी है इसकी,
और इधर का मोमेंट ऑफ मास कितना होगा? m1 और ये क्या होगा? m2। तो क्या होगा? 1.27 माइनस एक्स इंटू में क्या होगा? 17.5 एम। ये हो गया। अच्छा 35.5 होता है ना क्लोरीन का मास जो होता है ना, 30.55 एम होता है। तो ये अबे इम्पोज में पढ़ाओ ना, कुछ नहीं आता मेरे केमिस्ट्री में, भगवान कसम। ठीक है। अगर बॉडी बैलेंस है किस पे? सेंटर ऑफ मास के लोग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 बराबर में क्या हुआ? MOM2। MOM1 की वैल्यू क्या रखी है? MX। अच्छी अच्छी। और ये क्या होगा? माइनस नहीं है भैया। और ये क्या होगा? 1.27 माइनस एक्स और 35.5। और क्या हुआ? एम। एम से एम क्या हुआ? कट गया। फिर सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, दैट इज योर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 1D बॉडी। ठीक है भैया। ये भी काफी ज्यादा बार रखा है। ठीक है ये क्वेश्चन। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और था। ठीक है हाँ, डिस्क वाला। डिस्क ये एनसीईआरटी में आर की फॉर्म में दिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। उसका आंसर है r बाय में 6,0। ठीक है। एनसीईआरटी के मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ध्यान दीजिए। ये एक डिस्क है। ठीक है। और इसकी अब जो बड़ी वाली डिस्क है ना, उसका सेंटर कहां लेना आपको? ओरिजिन पे। कहां लेना है? इसकी रेडियस r है। क्या है? कह रहा है इस डिस्क से एक r बाय में 2 रेडियस की एक डिस्क को काट लिया जाता है। किसको काट लिया जाता है? इसकी खुद की रेडियस r है। और इससे काटा कितने आता है? जब भी काटने के पूछे ना, तो आप हमेशा नेगेटिव एक्स के लॉन्ग काटना, तब आपका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा अगर आपने r बाय में 2 रेडियस की डिस्क काटी है, तो उसका डायमीटर क्या होगा? r। तो भैया ये पूरा r क्या होगा? निकल जाएगा बाहर। समझ गए? ये पूरा r देखिए, आपने जो डिस्क काटी है उसकी रेडियस क्या खुद की, तो उसका डायमीटर क्या होगा? r होगा ना। तो पूरा का पूरा ये साइड का पार्ट क्या होगा? चला जाएगा। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। ये बॉडी जो है, ये सिमेट्रिक बॉडी है। सर्कल को अगर आप कहीं से काटोगे, बीच में से काटोगे, तो दो पार्ट में इक्वल कट जाती है। सिमेट्रिक का मतलब होता है काटो तो दोनों पार्ट इक्वल हो। अगर मान लीजिए इसके काटने के बाद मैं इस बॉडी को ऐसे काट रहा हूं, तो यहां वाला पार्ट और यहां वाला पार्ट क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक वाई के अलॉन्ग नहीं है। वाई के अलॉन्ग काटोगे तो सिमेट्रिक बॉडी नहीं मिलने वाली। तो ये कब काटोगे तो सिमेट्रिक मिलेगी? अगर आप ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों क्या रहेंगे? यानी इस बॉडी की सिमेट्रिक किसके अलॉन्ग है? एक्स के अलॉन्ग। और ध्यान देना भैया, मैं जो बताने जा रहा हूं कि बॉडी अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करेगा। उसका सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? तो सीधा पहले लिख दो, हैंस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हैंस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक्सियम। और एक्स एक्सिस पे सेंटर और वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमें पता लग गया भैया, वाई की वैल्यू तो निकालनी है ही नहीं। वाई की वैल्यू केवल किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू। ठीक है भैया। है तो 2D बॉडी, आपको एक्स और वाई दोनों चाहिए, लेकिन हमें पता लग गया भैया बॉडी सिमेट्रिक है वाई के लो एक्स के लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स पे लाई करेगा। और एक्स पे कोई भी पॉइंट क्या होता है? वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। चलो एक्स से निकालते हैं, फिर पहले इस पे आते हैं। देखिए अब ये जो डिस्क है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्क है, इस डिस्क के मास की आवश्यकता है मुझे। और इस डिस्क का पूरा मास कहां लाई करेगा? इसके सेंटर पे, इस C1 पॉइंट पर। और इस डिस्क का पूरा मास कहां लाई करेगा? इसके पॉइंट पर C2 पर। बोला हाँ। अब ध्यान दीजिए, मैं एकदम एकदम सिंप्लीफाई तरीके से बता रहा हूं मैं। C1 का जो मास होगा वो इस बड़ी डिस्क के बराबर होगा। मास होगा कितना? तो भैया देखिए, हम मान लेते हैं सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। यानी इसके एक यूनिट एरिया का मास क्या है? सिग्मा है। तो इसका कुल मास कितना होगा? m1 देखिए, एक यूनिट एरिया का मास क्या है? सिग्मा। दो का कितना होगा? 2 सिग्मा। तीन का कितना होगा? तो इसका एरिया अगर मैं निकाल दूं तो इसका कुल मास निकल आएगा। तो भैया अगर इसका एरिया मैंने मान लिया A1 है, और इसके एक यूनिट एरिया का मास क्या है? सिग्मा। देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं, इसके 1 मीटर स्क्वायर का मास क्या है? सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर का,
3 मीटर स्क्वायर का। अगर मुझे इसका पूरा एरिया पता लग जाए तो उसका मास निकाल सकता हूं मैं। तो भैया एरिया कितना है इसका बताइए, सर्कल है, सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा। हमें पता लग गया भैया इस पूरी डिस्क का मास इतना है और ये पूरा मास काला ही करेगा इसके सेंटर पर, ठीक है। ऐसे ही मुझे पता है इस सेम मटेरियल इसका भी है, जो मटेरियल इस डिस्क का था वही मटेरियल क्या है इस डिस्क का भी होगा, तो इसका मास क्या होगा, काला ही करेगा इसके सेंटर पे। उसकी वैल्यू क्या होगी, M2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू में सिग्मा। A2 की वैल्यू क्या होगी भैया, तो इसकी रेडियस क्या है, तो एरिया क्या होगा पाई होल स्क्वायर, तो होगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 4, ये M2 आ गया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं भैया सो एक्सियम, एक्सियम इक्वल्स टू क्या होगा, दो मास है अपने पास, एक M1 एक M2, ठीक है। तो M1 X1, ठीक है, माइनस M2, क्यों माइनस किया भैया, तब तो हम प्लस करते हैं क्योंकि मास यहां से रिमूव किया है। मास ऐड करता हूं तो प्लस आता है, मास रिमूव करता हूं तो माइनस आता है। तो भैया देखिए एक्सियम क्या होगा, M1 की वैल्यू क्या है, ये रहा पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और इसकी पोजीशन क्या है एक्सम 0, माइनस M2 क्या है सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन में और इसकी पोजीशन क्या है भैया, तो देखिए इसके इसके पॉइंट्स देखो, तो आपको पता है एक्स एक्सिस है, यहां से तक की दूरी कितनी है r बाय में 2, और y की वैल्यू क्या होगी 0, क्या होगा r बाय में 2, माइनस लिखना है, क्या लिखना है, क्यों माइनस लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ले लो, ठीक है। अपॉन में क्या होगा पाई टोटल m1 क्या पाई आर स्क्वायर सिग्मा माइनस पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में 4, ठीक है भाई। ये पूरी टर्म क्या होगी 0, ये माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, एक्सियम इक्वल्स टू क्या होगा आपका सिग्मा पाई आर क्यूब जाएगा, और नीचे क्या होगा 8, ठीक है। और इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन में 4, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी भैया ना ना, ये पाई से पाई कैंसिल। अच्छा पहले एक बार सिंपलीफाई करना, कई बच्चे बहुत समझदार है उनको समझ में नहीं आएगा। 8 इसको जब उल्टा ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा 4, 3 पाई r स्क्वायर, 4 दूनी 8, ठीक है भैया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, पाई से पाई, आर की पावर 2 से आर की पावर 3 क्या हुआ, तो यहां बचेगा ऊपर कितना बचने वाला है आर, और नीचे 2 और 3 क्या हुआ 6। तो आप लिखोगे एज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास r बाय में 6,0, दैट इज योर आंसर। इसे कॉपी कर लो भैया कुछ, देखिए भैया तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्या हुआ फिनिश हो गया अपना, ठीक है भैया। बात करते हैं भैया इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। अच्छा हाँ सेंटर ऑफ मास के एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का जो एग्जांपल की बात करूं तो मैं बाइनरी सिस्टम ऑफ स्टार मैंने लिखवाया था कि जो ऐसा सिस्टम जिसमें दो दो तारे होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो दोनों तारे जो होते हैं एक सेंटर के चक्कर लगाते हैं, वो सेंटर क्या होता है उन दोनों का सेंटर ऑफ मास होता है, क्योंकि वो जो मिल करके जिस अच्छा इन दोनों को जोड़ने वाले जो फोर्स है, दो स्टार को जो जोड़ने वाला फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो वहां पर इंटरनल फोर्स का काम करता है, उन दोनों को जोड़ करके करता है, उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, ठीक है भैया, वो उसी सेंटर के दोनों स्टार क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही आप अगर क्रैकर को देखोगे, बम को देखोगे, तो बम का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर रहता है, ठीक है। और जब आप फेंक दोगे ना, मान लो आप इस रास्ते फेंक रहे हो और रास्ते में बम फट भी जाए, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसी पाथ पे चलता रहेगा, क्यों, फटने से क्या कोई फोर्स क्रिएट नहीं हुआ, देखिए फटने से जो फोर्स क्रिएट हुआ वो क्या इंटरनल फोर्स है, क्या है वो, और इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन रास्ता वगैरह कुछ नहीं चेंज कर सकता। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास जिस रास्ते पे पहले चल रहा था बम के फटने से पहले, बम के फटने के बाद भी क्या हुआ सेंटर ऑफ मास वहीं पे चलता रहेगा। ऐसे मैंने बताया था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम हो और दोनों एटम क्या हो भैया आइडेंटिकल हो, क्या हो, तो भैया अगर वो कहीं भी चलेंगे तो उनका सेंटर मास क्या होगा एक ही ट्रेजेक्टरी में चलेगा। अच्छा उनके अंदर की मूवमेंट, उनके अंदर मूवमेंट भी लगातार होती रहती है, लेकिन वो मूवमेंट उनके सेंटर मास की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मूवमेंट इज द इंटरनल फोर्स। मूवमेंट क्या है भैया
इंटरनल फोर्स का एग्जांपल है। तो ये बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। फिर मैंने बताया रिजिड बॉडी, क्या बताया था? रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप कितना भी फोर्स लगा लो लेकिन उसकी शेप और साइज चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया? रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है भैया, समझ गया? वैसे दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता। फिर उसके बाद बात की थी मैंने इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, ड्राइव करने के लिए आपको कुछ नहीं आने वाली है। पहली इक्वेशन आपको पता भी है, अगर अगर मैं अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं, लीनियर और रोटेशन, लीनियर मतलब सीधा चलना और रोटेशन मतलब पंखे की तरह घूमना। ठीक है, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्स होता है या एस होता है, क्या होता है? और रोटेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन में टाइम टी होता है, रोटेशन मोशन में टाइम क्या होता है? टी ही होता है। ठीक है, लीनियर मोशन में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो यू होती है, यहां पर ओमेगा नॉट होती है। ओमेगा नॉट या इनिशियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ नॉट के बराबर होता है। ठीक है, या 2 पाई 2 पाई अपॉन में टी नॉट के बराबर। ठीक है भैया, अच्छा वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। यहां पर क्या होता है? ओमेगा, नॉर्मल ओमेगा लिखते हैं, 2 पाई एफ या 2 पाई टी। ठीक है, अच्छा यहाँ का एक्सेलरेशन ए होता है, यहाँ का क्या होता है? एक्सेलरेशन अल्फा। अच्छा एक बात बता दूं आपको कि यहाँ का जो एक्सेलरेशन होता है वो डी एक्स डी एस अपॉन में डी टी के डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। यहाँ का एक्सेलरेशन अल्फा होता है जो क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन में डी टी के बराबर। ठीक है भैया, अरे हाँ देखो जानबूझ के कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोग देख सको। ठीक है भैया, चलो तो ऐसे टेंशन नहीं चाहिए। अब इक्वेशन की बात करते हैं भैया। पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस, और अगर अगर मैं इसी इक्वेशन को रोटेशन मोशन की टर्म में लिखूं तो ओमेगा इक्वल्स टू में ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एस इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर इसी इक्वेशन को मैं रोटेशन मोशन लिखूं तो क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू में ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है भैया, और इस इक्वेशन को वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2s। अगर मैं रोटेशन मोशन में लिखूं तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स में 2 अल्फा टी। तो भैया ये तीनों इक्वेशन है। ठीक है भैया, अच्छा एक बात यहां पे ध्यान रखना कि एन रोटेशन में एन रोटेशन एन रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई एन। क्या होगा? क्योंकि एक रोटेशन में 2 पाई एंगल बनता है, तो एन रोटेशन में 2 पाई एन बनेगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन यहां से अगर एन निकालना, एन क्या है? ये बराबर है वैसे एक्चुअल में, देखिए एक रोटेशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई का। तो एन रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई एन का। तो अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन निकालनी है तो क्या होगा? थीटा अपॉन में 2 पाई के रेशियो के बराबर है। ठीक है भैया, तो ये चीज ध्यान में रखना। एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ध्यान रखना, तो एक बार आप देख लेना इसका पक्का। ठीक है, तो क्या कह रहा है भैया? अगर आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या रखी है? 108, क्या था यार? 118 था। एनसीईआरटी ले कोई? यहाँ पे एनसीईआरटी पड़ी थी यार। ये पुरानी नहीं है, पुरानी नहीं है। तो अब देखो इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चन है, वो मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, देखिए भैया, आपको देखा है एंगुलर स्पीड कितनी है भैया? 1200 आरपीएम। क्या है? 1200 आरपीएम है। लेकिन भैया आरपीएम में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, किसमें होती है? 60 से डिवाइड करो तो क्या होगा भैया आपका? 20 आरपीएस। तो ओमेगा नॉट क्या आएगा? 2 पाई एफ नॉट, यानी क्या होगा? 40। ठीक है, रेडियल। अब आरपीएम है ना,
डिवाइड किया मैंने 60 से, तो आरपीएस में कन्वर्ट कर दिया उसको। कह रहे थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3120 आरपीएम। आरपीएस में कन्वर्ट करना क्या करोगे? ये 60 क्या आ गया? 5-2 रेडियन पर ये सॉरी आरपीएस आ गई, तो आपका ओमेगा निकल आएगा 2 पाई एफ, यानी क्या हुआ? 104 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भैया। कह रहा है ऐसा होने में कितना वक्त लग गया? 16 सेकेंड। कितना लग गया? तो भैया आपको निकालना सबसे पहले अल्फा, दूसरा हाउ मैनी रोटेशन, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन निकालनी। ठीक है, चलो करते हैं। करा रखा है वैसे क्वेश्चन में, है ना? देखिए देखिए सॉल्यूशन में अगर मैं आऊं तो आपको पता है भैया अल्फा निकालना है, और गिवन इंफॉर्मेशन से हम इसी वाली इक्वेशन को लगा करके निकाल सकते हैं अल्फा। ठीक है, क्या हो भैया? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अल्फा क्या होगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू में क्या होगा? अपॉन में टी। तो ओमेगा कितना भैया? 104, और ओमेगा नॉट क्या भैया? 40 पाई भैया ना। 40 पाई अपॉन में क्या हो गया भैया? टाइम कितना है? 16। तो ये आ जाएगा भैया आपका 64 नहीं आएगा। मुंह पे कंटाप मारूंगा अगर माइनस। अच्छा सॉल्व करके पूरा नहीं, माइनस कर 64 कैसे आ जाएगा? अब तू नशे में है क्या? ये 4 यहाँ पे 40 यहाँ पे 64 कैसे आएगा? 6 आएगा, जो भी आएगा लास्ट का टर्म 64 आएगा। नशे में है सारे। ठीक है, अरे ये भी नहीं आएगा। यही तो मैं चेक कर रहा था। ये हो गया भैया। ओए, अब देखिए नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है। नंबर रोटेशन का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन में 2 पाई, एन इक्वल्स में थीटा अपॉन में 2 पाई, है ना? थीटा नहीं पता अपने को, लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन से मैं यदि थर्ड इक्वेशन लगा दूं तो मेरा थीटा निकल सकता है, क्योंकि थीटा क्या होगा? थीटा निकाला, थीटा क्या होगा? सेकंड से भी आ जाएगा, लेकिन फिर उसमें थोड़ा हो जाएगा। स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा, है ना? और नीचे क्या होगा? 2 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं, थीटा के यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया। तो ओमेगा ये क्या है भी आपका? 104 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई स्क्वायर अपॉन में 2। अल्फा कितना है? 4 पाई, और टाइम कितना है भैया? 2 पाई, सॉरी नीचे 2 पाई आएगा। ठीक है भैया, तो इसको सॉल्व करोगे नंबर ऑफ रोटेशन आएगी। और हाँ, रोटेशन कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, कंप्लीट आएगी, एन की वैल्यू कंप्लीट नंबर रहेगी। ठीक है, तो ये आपका तभी सही है। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए है कोई क्वेश्चन और? एनसीईआरटी में देखना कहाँ गया? अब नहीं है ना इस पे क्वेश्चन, चलो आते हैं। ठीक है, अब टॉर्क वगैरह आता है क्या? छोटे से शॉर्टकट में करा देता हूँ भाई, ठीक है? मतलब टॉर्क, टॉर्क क्या भैया? देखिए फोर्स जो काम लीनियर मोशन में करता है, यानी फोर्स करता है क्या लीनियर मोशन में? एक्सेलरेट कराता है। वही काम रोटेशन मोशन में टॉर्क भी करता है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क कहते हैं इसको, है ना? अच्छा, टॉर्क जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है भैया? आपका फोर्स पर। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है भैया? अच्छा, आर्म पर। ये आर पर डिपेंड कर रहा है। आर क्या है? फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी।
और दूसरा आपका जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एफ साइन थीटा पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है भैया, कॉस कॉस टर्न नहीं कराता था, याद है आपको? तो टॉर्क कंबाइन करने पर क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, इसकी वेक्टर फॉर्म देखूं तो ये क्या होगा, आर क्रॉस एफ होगा। यानी आपको अपनी उंगलियों को आर से एफ की तरफ टर्न करानी है। आर से एफ की तरफ, यहां पे जैसे डायग्राम बना है तो आर से एफ की तरफ टर्न कराओगे तो आपका टॉर्क क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद है? एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की न्यूटन, रेडियस की मीटर, न्यूटन मीटर। अच्छा आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल कि दरवाजे का जो हैंडल होता है हमेशा हिंग्स के एकदम एंड में, दरवाजे के एकदम एंड में लगाया था। क्यों? ताकि भैया क्या हो जाए, हमें पता है टॉर्क डिपेंड्स अपॉन दी आर। तो जैसे ही हम हैंडल को इधर लगाते हैं तो आर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। जब आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो भैया क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, फोर्स का, टॉर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, इसकी दो फॉर्म थी। एक तो पोलर फॉर्म थी। पोलर फॉर्म में क्या था कि ये एक्स है और ये वाई है, ये आर्म है जिसके ऊपर आप फोर्स किस तरीके से लगा रहे हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थीटा है तो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ये कभी नहीं टर्न करा सकता, कौन टर्न कराएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है भैया, ये इसका ये एक्शन हो गया, ये क्या आ गया, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको बताओ टॉर्क का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, आइदर फोर्स इनटू में। उस फॉर्मूले की कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स। ठीक है भैया, एक ये फोर्स और ये एक फोर्स, तो इन दोनों में से कोई सा एक फोर्स, यानी क्या वो आइदर फोर्स में क्या आएगा, एफ साइन थीटा इंटू में उनके बीच की दूरी क्या है, आर। तो टॉर्क क्या आ गया भैया आपका, आर एफ साइन थीटा हो गया। ठीक है भैया, ये कार्टेशियन और पोलर फॉर्म आ गई। अब आते भैया कार्टेशियन फॉर्म पे। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो आपको बताओ टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस। देखिए पहले बता दूं आपको, फोर्स जो है वो है आपका एफ एक्स आई क्या, एफ वाई जे क्या, और एफ जेड के क्या। और ऐसे ही आर वेक्टर क्या होगा आपका, एक्स आई वाई जे जेड के। तो टॉर्क वेक्टर क्या होगा, आर क्रॉस एफ। इन दोनों को क्रॉस करो, निकालो भैया फटाफट जल्दी से, 1 मिनट। चलो भैया क्रॉस करो भैया। अभी भी आपका तरीका बहुत गलत है। देखो लाइन ऐसी खींची आती है, पहली बात आई जे के, फिर पहले आर है तो आर के लिखोगे आप एक्स वाई जेड, फिर एफ है, एफ के लिखोगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसको छुपाओगे, जिसको छुपा रहे हो उसको लिख दो। ठीक है, वाई की क्रॉस के साथ होगा तो वाई एफ जेड, फिर इसका क्रॉस के साथ होगा क्या होगा, जेड एफ वाई। तो इसके बाद इसको छुपाओगे, जे को अगर छुपाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस जे। इसका क्रॉस के साथ होगा एक्स एफ जेड, माइनस इसका क्रॉस के साथ तो जेड एफ एक्स। जब इसको छुआओगे तो प्लस के लिखोगे, क्या लिखोगे, ये ध्यान रखना, आई माइनस जे प्लस के। इसको लिखोगे तो इसका क्रॉस के साथ तो क्या होगा, एक्स एफ वाई, इसका क्रॉस के साथ तो क्या होगा, वाई एफ एक्स, बीच में क्या आएगा, माइनस। ये क्या आ गया, टॉर्क की, टॉर्क वेक्टर की वैल्यू टॉर्क। अगर ये वेक्टर है तो इसको क्या लिखोगे, टाउ एक्स आई कैप, टाउ आई जे कैप, और टाउ जेड। इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो आई से आई कैंसिल, तो टाउ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तो क्या होगा, एक्स एफ माइनस भी आएगा साथ में, माइनस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। माइनस की मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ओए, जब माइनस की मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, वाई एफ एक्स माइनस एक्स एफ वाई। ऐसे ही जब इसको देखोगे तो ये इसके बराबर होगा, तो टाउ जेड की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो ये हो गया आपके वेक्टर फॉर्म आ गए, समझ गए, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। हाँ अरे यार हम ये रट ले, इसको मैंने पहले बता रखा है, तो रट ले भी, यहाँ पे माइनस जी आएगा। जब उसमें क्रॉस करा रहा था ना, तब मैंने बताया था कि अगर आप आई क्रॉस के करते हो तो माइनस जे आता है।
देखिए सुन लीजिए, ओए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर देखिए, कपल वही तो है जो दो इक्वल अपोजिट फोर्स होते हैं, उनको हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। और कपल ऑफ फोर्स के बगैर टॉर्क आ ही नहीं सकता। ठीक है भैया। अब आइदर फोर्स जब मैं बोलता हूं ना, तो वहां पर इसका मतलब दो फोर्स है, उन्हीं दोनों फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन को हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है। ओए, एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंटम की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? ये आपका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये बॉडी का क्या है भैया? मोमेंटम है। ये आर है, यहां से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है। तो मोमेंटम है। तो अगर आप मैं देखो तो क्या होगा? पी cos थीटा, क्या होगा? पी। तो किस मोमेंटम की वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा? इसकी है इसकी? तो इसको हटा दो, इसकी वजह से मोमेंटम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसके डायरेक्टली होगा? पी साइन थीटा के। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम आर पे भी डिपेंड करेगा। इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आएगा इस आर्म के अंदर, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कहां तक, कहां मोमेंटम। देखिए, अगर आप दरवाजे के कोने पे लात मारोगे तो कम टर्निंग इफेक्ट आएगा, और दरवाजे के एंड पे लात मारोगे तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट है। मतलब आर की वैल्यू बढ़ने से टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है आर। तो एल इक्वल्स टू में क्या होगा? आर पी, वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? आर क्रॉस पी, यानी अपनी उंगलियों को आपको आर से पी की तरफ घुमाना है। तो आर से पी की तरफ घुमाना तो क्या होगा? सीधी आर से पी की तरफ घुमाना तो कहाँ होगा? तो और क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म ये तो होगी। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होगी? तो इसकी क्या होगी? केजी मीटर एस की पावर -1 और इसकी क्या होती है? मीटर। तो क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -1। डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। देखिए, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या करते हैं हम? वाई, ये आर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। आपने क्या किया? मोमेंटम यहां पे लगा दिया, तो क्या हो भैया? थीटा पी कॉस थीटा, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आ सकता। कौन आएगा? पी। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? ये एक्शन होगा। तो ये क्या होगा? पी साइन थीटा क्या होगा? रिएक्शन। ये भैया, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर मोमेंटम यानी पी साइन थीटा इंटू में उनके बीच की दूरी क्या है? आर। तो ये हो गया आपका कार्डियो, आर पी साइन थीटा। फिर आता है कार्टेशियन फॉर्म। क्या आता है? कार्टेशियन फॉर्म क्या कहती है भैया? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी के बराबर होता है। क्या होता है? देखिए, आर क्रॉस पी लिखोगे तो साइन नहीं लगाओगे, और आर पी लिखोगे तो साइन लगाओगे। ठीक है। ये क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के, और ये क्या होगा? एल एक्स आई, सॉरी, पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के। फटाफट क्रॉस करके निकाल दो भैया वेक्टर की वैल्यू, जल्दी कर लो। आपको मिल जाए ऐसी। देखिए भैया, रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है। अच्छा, आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा चीजें पता होनी चाहिए, जैसे डी आर अपॉन में टी, पोजिशन को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? वेलोसिटी। और सेम चीज का क्रॉस क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। ये दो चीज आपको पता, तो आपको आसानी से आप कर लोगे। ठीक है भैया। अच्छा, आपको पता है डीएल क्या होता है? डीएल वेक्टर क्या होता है? सॉरी, एल वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस पी। डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में। इसको ऐसी रहने दीजिए भाई, प्लीज बोलिए मत। एक बार ये आर को करोगे डिफरेंशिएट तो पी बाहर आएगा। एक बार पी को बाहर करो, आर को बाहर करोगे तो क्या होगा? देखिए, डीएल अपॉन में टी। पी, पी को क्या लिखोगे? एम वी वेक्टर
मोमेंटम क्या होता है भैया, एम वी वेक्टर, और ये क्या होगा वी वेक्टर प्लस आर, और ये क्या होगा प्लस सॉरी इनटू ये एफ वेक्टर हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो। ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। और ये क्या हो गया, टॉर्क हो गया। क्या आ गया, तो हम कह देंगे डीएल अपॉन में टॉर्क इक्वल्स टू में क्या होता है, डीएल अपॉन में डीटी। जिस प्रकार से फोर्स क्या होता है, डीपी अपॉन में डीटी होता है, वैसे ही टॉर्क क्या होता है, डीएल अपॉन में। ये एल और पी दोनों एक जैसे ही होते हैं। ये लीनियर मोशन में होता है, ये रोटेशन मोशन में होता है। ये लीनियर मोशन में होता है और ये रोटेशन मोशन में होता है। ठीक है भैया, रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। अपने पास दो तरह के इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल में लेफ्ट का फोर्स, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, राइट के फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, और अपवर्ड फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट होते हैं। ठीक है, वैसे मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में आप केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में आप माइनस का साइन नहीं लगाओगे। ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज के। ये खत्म हो गया, ये आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होता है, ये रोटेशन पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। ठीक है, कि एक रॉड है, अच्छा आपको बता दूं, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आपका फोर्स लग जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पर ही टॉर्क क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे फोर्स लगाओगे तो ही चीज टर्न होगी। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगा दोगे तो वो चीज टर्न नहीं होगी। इस रॉड की कुल लंबाई क्या भैया, 70 सेंटीमीटर। क्या है ये, 70 सेंटीमीटर। इस वाले एंड से 10 सेंटीमीटर पर, इस एंड से 10 सेंटीमीटर पर इस तरीके से रखी गई है, और यहां से भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हुआ, ऐसे रखी गई है। ठीक है, दो ऐसे नुकीले किनारे उस पर रखी गई है। यहां से रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है, R1, और यहां से रिएक्शन फोर्स क्या आ रहा है, R2। अच्छा आपको बता दूं, इन सभी केस में आपको बता दूं, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 70 है तो 35 पे होगा। कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास को हम क्या मान के चलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसका पूरा मास था आपका 6 किलो था मेरे ख्याल से, रोड का एनसीडी का भी। रॉड का कुल मास क्या था, ठीक था ना, 6 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो अगर रॉड का पूरा मास 6 किलोग्राम है तो वेट कितना होगा, 60 जी। देखो मैं 60 जी लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है इससे, इस वाले एंड से 30 सेंटीमीटर पर, किस, या तो इस वाले एंड से या इस वाले एंड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तो भैया आपको तो पता ये कितना होगा, 35, ये 30 है तो ये कितना होगा, 5। तो यहां से एक वेट और लटका दिया गया, कितना वेट था, 4 kg, 4 kg। तो वेट कितना होगा, 4G। ठीक है भैया, एक मास लटका दिया गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ठीक है, तो द गिवन सिस्टम हाँ पता मुझे, 6G। ठीक है, द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अगर गिवन सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा।
R1 प्लस R2 बराबर में क्या हुआ 10G। ये पहली इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा बराबर होगा। फिर अगली बात पे आते हैं कि भैया टोटल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बराबर में क्लॉकवाइज। अब एक चीज देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है, ठीक है। टॉर्क जब आता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर फोर्स लगता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है। इससे इस डिस्टेंस पर एक फोर्स लग रहा है R1, यानी इस आर्म को ये फोर्स क्या करेगा, टर्न कराने का प्रयास करेगा। इस आर्म की लेंथ कितनी है, ये कितना है, ये पूरा कितना है 35, ये पूरा कितना है, तो ये कितना होगा 25, क्या होगा। तो R1 जो लग रहा है R1 जिस आर्म पे लग रहा है उसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है। तो भैया अभी देखिए यहां पर मैं केवल बता रहा हूं, ठीक है, कि R1 इंटू में और 25 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 0.25 हो गया, माइनस लगा दिए तो कि भैया आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अच्छा एक ही हो गया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी 0। जब आप टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 लोगे ना तो आप साइन को भी यूज करोगे। लेकिन अगर आप बोलेगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में क्लॉकवाइज टॉर्क, तो वहां पे साइन को यूज, अगर मैं इसके बराबर में लिखूंगा क्लॉकवाइज टॉर्क तो आप साइन यूज नहीं कर सकते, फिर मामला क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब मैं कहूंगा टोटल टॉर्क 0 होता है तो मैं साइन यूज करूंगा, सबको जोड़ते हुए बराबर में क्या लिख दूंगा 0, समझ गए। तो मैं साइन यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए माइनस लगा दिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अच्छा एक बात बताओ, ये फोर्स जो कि 4G लग रहा है वो भी तो कुछ दूरी पर लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी ये भी टर्न कराएगा। ये एक्सिस ऑफ कितना है 5, और ये ऐसे लग रहा है इसको घुमाएगा, तो ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा प्लस 4G, फोर्स हो गया, दूरी कितनी है 0.05, 5 सेंटीमीटर ना, ठीक है। ये हो गया प्लस लिखा है क्योंकि अब देखो ये वाला जो फोर्स है वो कहां लग रहा है, तो इसके से कोई टॉर्क नहीं आने वाला। और इसको देखो, इस वाले आर्म पे दूरी कितनी है 25 ही होगी भाई। ये पूरी क्या 35, ये क्या है 10, तो ये क्या होगा 25। तो ये आप फोर्स लग रहा है कैसे घुमा रहा है, इस पे अगर ऐसे फोर्स लगा तो ऐसे घूमेगा ना, तो क्या होगा भैया प्लस, क्या होगा फोर्स कितना है R2 और दूरी कितनी है 0.25, भैया प्लस आ गया, बराबर में क्या हो गया 0। अभी मैं बराबर में 0 कर रहा हूं इसलिए सबके आगे माइनस लगाया, लेकिन अगर मैं इन दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क को इसके बराबर लिखता तो आप माइनस नहीं लगाते। यहां पर दो इक्वेशन बनने आ रही है आपकी, ध्यान रखिए, -R1 0.25 और ये क्या होगा, इधर इसको उधर लिया नंबर है ना आपका, प्लस R2 0.25 और ये पल्ली साइड में गया तो -4G इंटू में 0.05। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। पहली ये थी, दूसरी ये थी ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें R1 पता लग जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो क्या अब आते हैं भैया MY पे, MY मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए भैया इनर्शिया की बात करूं तो जो काम इनर्शिया लीनियर मोशन में करता है, क्या करता है इनर्शिया, चेंज को अपोज करता है, क्या करता है, वही काम रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मैंने लिखवा रखा बाकायदे हिंदी में, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ज्यादा अच्छे से, ठीक है भैया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया तो केवल मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है मास, दूसरा क्या है बॉडी का साइज, तीसरा क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, कितनी दूरी है, ठीक है भैया, और चौथा है मास डिस्ट्रीब्यूशन से, मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है भैया। तो इस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका डिपेंड करता है। लेकिन फाइनली आपका जो फॉर्मूला आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या आता है mr²। ये m क्या है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये r है यानी दूरी है, और ये क्या है ये आपका मास है। तो भैया इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भैया, इस तरीके से निकाला जाएगा इस पार्टिकल का। अच्छा देखिए ये जितना ज्यादा होगा बॉडी ना तो उतनी जल्दी घूमेगी ना उतनी जल्दी रुकेगी,
ये जितना कम होगा बॉडी उतनी जल्दी क्या होगी, घूमना चालू कर देगी, और उतनी जल्दी क्या होगी, रुक भी जाएगी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, यानी अगर आप 4 पार्टिकल रख दो, चारों पार्टिकल की इनर्शिया क्या करो, सीधा सीधा ऐड कर दोगे। ठीक है भैया, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, क्या होगी, केजी, और रेडियस की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर की क्या होगी एसआई यूनिट। एमओआई ऑफ सिस्टम, एमओआई ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम की बात करूं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। वैसे सब पार्टिकल का मास सेम होता है क्योंकि एक ही सिस्टम है। ठीक है, तो इसके अंदर M1 पार्टिकल है, ये M2 पार्टिकल है, ये M3 पार्टिकल है, ये Mn पार्टिकल है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसकी दूरी क्या है R1, इसकी दूरी क्या है R2, इसकी दूरी क्या है R3, इसकी दूरी क्या है Rn। तो इसका कुल इनर्शिया कितना होगा, तो स्केलर क्वांटिटी है, सबका इनर्शिया को निकाल के जोड़ दो, M1 M2 प्लस डॉट 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 Mn। ऐसे आपको बता दूं, फॉर सिंगल सिस्टम M1 जो होता है वो M2 और M3 सब एक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसके, M के। ठीक है, तो आप इसी इनर्शिया को क्या लिखते हो, I इक्वल्स टू में क्या होगा, ये भी Mr, सब MM है, M कॉमन आया तो क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये बॉडी का कुल इनर्शिया आ गया। अच्छा एक बात बता दूं आपको, बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का मास लाई करता है, उसे क्या कहते हैं भैया, सेंटर ऑफ मास। इसकी दूरी कितनी थी, के, क्या थी। तो इस पूरी बॉडी का इनर्शिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एम के स्क्वायर, एम के, अच्छा के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या है ये, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं इसको, एम के स्क्वायर को। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसके अंदर कुल कितने मास है, एन, और हर मास का मास कितना है, एक पार्टिकल का मास एम है, तो एन पार्टिकल का मास क्या होगा। तो इस आप इसको लिख सकते हो स्मॉल एम इंटू में एन इंटू में के स्क्वायर, ये हो गया आई। आपको पता है इसी बॉडी का इनर्शिया ये भी है और इसी बॉडी का इनर्शिया ये भी है, दोनों केस में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, तो दोनों इनर्शिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो एम एन के स्क्वायर इक्वल्स टू में एम R1 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू क्या आएगी, R1 स्क्वायर डॉट 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 Rn स्क्वायर अपॉन में एन, और स्क्वायर उधर गया तो क्या हुआ। तो भैया ये है क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है भैया, किसी बॉडी का इनर्शिया कहीं पर भी रखा हो, आप एम के स्क्वायर के इक्वल कर दोगे तो क्या आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक बॉडी है जिसका मोमेंट एनर्जी क्या है 40 kg मीटर स्क्वायर, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको क्या लिख देना है, एम के स्क्वायर के कर देना है, किसके बराबर करना है, तो के की वैल्यू क्या होगी 40 अपॉन में एम और अंडर रूट। बॉडी का मास गिवन होगा तो आप यहां से आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो। मतलब आप किसी एक ही बॉडी का इनर्शिया दे रखा है, और एक बार बता दो एक बॉडी का इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन की वैल्यू करोगे, चेंज करोगे, तो आपका जो होगा, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात करते हैं भैया, डिफरेंट बहुत सारे रिलेशन है, रिलेशन देखिए, उनमें से एक आपका ये रिलेशन है इनर्शिया एंड टॉर्क के बीच का। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, रोटेशन मोशन की ध्यान रखना, जब कोई चीज गोल गोल घूम रही होगी तो उस केस में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, वो हमेशा फोर्स के क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, आर के। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है तो वो उसमें ध्यान रखना कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी रेडियस की क्या होती है। तो भैया अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर तो जाहिर सी बात है फोर्स भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भैया, और ये क्या होता है, एम इंटू में आर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मास, क्या होता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो खैर छोड़ो,
ये फोर्स हो गया और ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, इसे आपको इससे इतने काम है। तो मुझे किसके बीच का रिलेशन चाहिए? तो आपको पता भी है टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या होगा भैया, आर और एफ के बीच का एंगल होगा। तो आर तो ये रहा और एफ क्या है, दोनों परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, साइन 1 हो गया। टॉर्क क्या होगा, आर एफ क्या होता है, मास इंटू में, तो टॉर्क इक्वल्स में क्या होगा, आर मास। एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो अल्फा आर होता है। क्या होता है, ये रिलेशन मैंने 3rd चैप्टर में कराया था। ठीक है, छोटे छोटे रिलेशन थे, याद रखना, वैसे ड्राइव करने के लिए नहीं आते, याद ही करना कि ए इक्वल्स टू में क्या होता है, अल्फा आर। तो क्या होगा, एम आर इंटू में आर, आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, अल्फा। एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई इनर्शिया। ध्यान रखना टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा के बराबर भी होता है। दूसरा रिलेशन क्या है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, तो इसका इस्तेमाल आगे भी होगा। देखिए, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या था, आर पी साइन थीटा, और आपको पता है आर और पी दोनों क्या है, रोटेशन मोशन में परपेंडिकुलर होते थे। यहाँ पे लिख दोगे एन इक्वल्स टू में आर पी, तो एन इक्वल्स में आर पी क्या होता है, एम पी क्या होता है, एम वी, आर एम वी क्या होता है, ओमेगा आर स्क्वायर एम ओमेगा। तो ये क्या हुआ, एम आर स्क्वायर क्या हो गया, आई ओमेगा। ठीक है, फिर आता काइनेटिक एंड इनर्शिया के बीच का रिलेशन। ठीक है, अच्छा काइनेटिक क्या होती है, हाफ के क्या होगा, हाफ एम पी क्या होगा, ओमेगा आर के, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई क्या होता है, तो के क्या होगा आपका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिलेशन है आपके, जो आपको यूज करना है। ठीक है, आगे अब देखिए, सम एमओआई ऑफ डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी के एमओआई आपको याद रखना, जो बेसिकली आपको पूछे आते हैं। सर्कल है, थ्री रिंग है, रिंग का सबका मास क्या होगा, एम, और आर क्या होगी, रेडियस मास, और आर क्या है, तो सबका मास, जितने भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा सबका मास एम होगा, और रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो अगर आप रिंग के इससे घुमाते हो, यानी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको रखते हो, तो भैया आपका जो इनर्शिया होगा क्या होगा, एम आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, और मैंने आपको 2 थ्योरम बताई थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आप एक्सिस चेंज करोगे तो जो नया इनर्शिया होगा वो आप निकाल सकते हो, याद है। अगर मान लीजिए आपने यहां पर ये कर दिया, मैंने कहा कि भैया इसी को डायमीटर के अलग निकाल दो, ये क्या है, डायमीटर है, दोनों डायमीटर है, तो भैया यहां पर आप निकाल दो। अच्छा, 2 थ्योरम थी, एक तो पैरेलल थ्योरम थी, दूसरी परपेंडिकुलर, याद है। तो कह रहा भैया आप इससे इनर्शिया निकाल दो, तो ये क्या है, आई एक्स है, ये क्या है, आई वाई है, और ये क्या है, आई जेड है। आई जेड आपको पता ही ऑलरेडी क्या था, एम आर स्क्वायर। आई एक्स और आई वाई दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, डायमीटर है। तो इसकी वैल्यू भी हमने आई ली थी, और इसकी वैल्यू भी क्या ली थी, आई। तो भैया आपको पता है आई एक्स प्लस आई वाई बराबर में क्या होता है, आई। कौन सी थ्योरम है ये, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आई, ये भी आई है, ये भी आई है, और ये क्या होगा, आई जेड क्या है, तो ये क्या होगा, 2i बराबर में एम आर स्क्वायर। तो आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है भैया, अगर मैंने इसी रिंग में ये यहां से निकालना है, मुझे इनर्शिया यहां से घुमाना है, तो आपको तो पता भी है, ये तो पता ही है। अच्छा, दोनों की बीच की दूरी क्या होगी, आर। कौन सी थ्योरम लगाऊं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो भैया आपको ये पता था कितना है, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। आपको यहां से निकालनी है न्यू एक्सिस से। तो न्यू एक्सिस का इनर्शिया क्या होता है, ओल्ड प्लस मास ऑफ बॉडी और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ओल्ड क्या था, और ये क्या, एम आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, 3 mr² अपॉन में। अच्छा बोलेगा इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी इस केस में, तो आपको पता आई किसके बराबर हो जाएगा, एम के स्क्वायर के, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। एम से एम क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन में √2। मतलब इस केस में जब इनर्शिया ये होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। अच्छा, इसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन इस केस में क्या होगा, आई क्या होता है, एम के स्क्वायर के बराबर भी होता है, 3m² एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। एम से एम कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या होगी, √3 अपॉन में √2 आर आर। तो मतलब रेडियस, आप मैंने ऐसे ही 4-5 बॉडी का लिया है, और नोट्स में देखोगे तो चारों पांचों बॉडी का मैंने क्या किया है, सॉल्व करा के लिखा हुआ है। दोनों थ्योरम मैंने आपको बता रखी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, किसको लिखना? नोट्स तेरे पे पड़े हैं तो प्रिंट आउट निकलवाया तूने तो लिखा तूने? चल अभी लिख लियो अभी सीधा। ये है भैया परपेंडिकुलर एक्सिस, ध्यान रखना कि ये एक एक्सिस है, आपने एक्स के लॉन्ग घुमाया, फिर आपने वाई के लॉन्ग घुमाया बॉडी को, फिर आपने क्या किया? जेड के लॉन्ग घुमा दिया। ठीक है भैया, तो कह रहा है जेड के लॉन्ग जो इनर्शिया आएगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के सम के बराबर आएगा। ये कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। अब दूसरे केस में ये एक बॉडी है, आपने ये एक्सिस, ये एक्सिस कहां से पास करा था? सेंटर ऑफ मास से। ये ओल्ड इनर्शिया है, क्या है? आपने दूसरा एक्सिस चेंज कर दिया। अच्छा, ये न्यू इनर्शिया आएगा यहां से घुमाओगे जब, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर। इस पूरी बॉडी का मास क्या है? एम। तो कह रहा है जो न्यू इनर्शिया होगा वो क्या होगा? ओल्ड वाला इनर्शिया। ये आपको गिवन रहेगा, नहीं गिवन होगा तो निकाल लोगे आप। और दूसरा बॉडी का कुल मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। ये क्या है भैया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, किसी को करना तो कर लो भाई। देख लिया? तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने देख ली। ठीक है, अच्छा कोई टॉपिक नहीं बचा? बचा होगा इसमें भी यार। अच्छा हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगल, सबसे मेन टॉपिक तो छूट जाता है। सबसे मेन टॉपिक है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इससे ही आते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको परसों के पेपर में दिख जाएगा ये। ठीक है, क्या कहेगा? पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लो। ठीक है, जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बोल रहा हूं मैं, मूवमेंट नहीं बोल रहा हूं। ठीक है भैया, और मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो इसमें फोर्स मैं क्या लेता हूं? जीरो लेता हूं। क्या लेता हूं? फोर्स जीरो का तो आपको पता वी नो। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? डीपी अपॉन में डीटी। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? डीपी अपॉन में डीटी भी जीरो होगा। अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब पी क्या है? कांस्टेंट है। यानी फोर्स जीरो करोगे तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही अगर मैं टॉर्क जीरो कर दूं, क्या कर दूं? तो आपको पता भी है वी नो क्या टॉर्क क्या होता है? एक्सटर्नल टॉर्क। डीएल अपॉन में पीछे बताया था एक रिलेशन डीटी। तो अगर ये जीरो कर दो इसका मतलब क्या? डीएल अपॉन में क्या हुआ? यानी एल क्या हो गया? अब इस एल कांस्टेंट के 3 मीनिंग है। देखिए, पहला मीनिंग क्या है कि L1 बराबर में क्या होगा? हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, दूसरा मीनिंग रहेगा कि एम वी आर। देखिए, एल को आप लिख सकते हो आई ओमेगा। क्या लिखते हो? ये क्या होगा? कांस्टेंट। अब इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती है न्यूमेरिकल में। किसके? अच्छा हाँ, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो। L1 को लिखोगे M1 V1 R1, और L2 लिखोगे M2 V2 R2। आपको बता दूं मास कभी चेंज नहीं होता, तो मास सेम है। तो V1 R1 बराबर में V2 R2। यानी आपको पार्टिकल की ये वेलोसिटी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है, ये वेलोसिटी दे रखी है, ये दूरी पूछ सकता है। ठीक है, मतलब 3-4 चीज में से किसी एक चीज की वैल्यू पूछ सकता है। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी सकते हो। L1 क्या होगा? ω1 I1, और ये क्या होगा? ω2। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्या होते हैं? न्यूमेरिकल के लिए यूज होते हैं। न्यूमेरिकल, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी पे आता है। अभी एक क्वेश्चन में करा भी दूंगा आपके आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए होता है। कंसेप्चुअल के लिए क्या कहता है भैया? आपका आई ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसका मीनिंग। तो आपका ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन में आई होगा। तो यहां से आप ओमेगा क्या होगा? आई के इनवर्सली कर सकते हो। अच्छा देखिए, अगर आप आई को कम कर दो तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ जाएगा, और आई को बढ़ा दो तो ओमेगा क्या होगा? देखिए, जब आप एक स्विंग करने वाली कुर्सी पे बैठते हो, स्विंग जानते हो ना, जो गोल गोल घूमती है, उस कुर्सी पे बैठते हो और अपने हाथ को फैला लेते हो। तो जब अपने हाथ को फैलाओगे तो आपका हाथ फैलाने से मास दूर तक फैल जाएगा, और जब मास दूर तक फैल जाता है तो इनर्शिया क्या होता है? बढ़ जाता है। ये जैसे ही बढ़ेगा तो आपकी रोटेशन स्पीड क्या होगी? कुर्सी की रफ्तार कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे अपने हाथ को स्विंग कर लोगे, मास एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ कर लोगे, तो आपका इनर्शिया क्या होगा? कम हो जाएगा, और आपकी रोटेशन स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या क्वेश्चन आता है कि जब एक डाइवर जो होता है, जो डाइव करता है, जैसे वो बड़ा सा फट्टा होता है, उसके ऊपर उछल करके फिर गोल गोल घूमता है, उसके बाद जमीन में पानी के अंदर आके गिरता है। तो जब वो ऐसा करता है, तो जब वो गोल गोल घूमता है, तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी के साइज को क्या करता है? सुकोड़ लेता है। सुकोड़ने से उसका इनर्शिया क्या होता है? कम हो जाता है, उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है?
लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ आता है तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है। स्ट्रेच करने से इनर्शिया क्या होता है, बढ़ जाता है। इनर्शिया बढ़ जाएगा तो उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, तब वो आराम से अपने हिसाब से क्या करता है, आके डाइव करता है। ठीक है भैया। अब देखिए भैया, अगर जो भी बड़े प्लेनेट होते हैं, बड़े प्लेनेट, बड़े साइज के प्लेनेट होते हैं, ठीक है, उनका मास बहुत दूर तक फैला होता है, इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, उनकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, कम होती है। ये छोटे एक्सिस पे घूमने की, जो छोटे प्लेनेट होते हैं वो बहुत तेजी से घूमते हैं, क्योंकि उनका इनर्शिया क्या होता है, कम होता है, और उनकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। न्यूमेरिकल कैसे आता है, देखिए इस पे न्यूमेरिकल आया था। अच्छा, ओमेगा पता ना, ओमेगा वन क्या होगा, 2π T1 या 2π F1 के बराबर होगा। ओमेगा टू क्या होगा, 2π T2 और 2π F2 के बराबर होगा। अच्छा, एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कह रहा है कि एक स्टार था, ठीक है, सडन वो एकदम से क्या करा, कोलैप्स कर गया, और उसकी रेडियस क्या होगी, आधी होगी। पहले वो पूरा साइकिल 6 घंटे में करता था, अब जो कोलैप्स होकर छोटा बन गया तो नई साइकिल का टाइम पीरियड क्या हुआ, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए भैया, पहली बात तो स्टार पे हमने किसी प्रकार का कोई टॉर्क नहीं लगाया, ये अपने आप हुआ है, यानी आपका ये वैलिड होगा। टॉर्क नहीं लगाया तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो देखते हैं भैया, 2π, ओमेगा 1 को 2π T1, और ये क्या इनर्शिया I1, और ये क्या हुआ 2π T2, और ये क्या हुआ 2π से 2π क्या हुआ कैंसिल। I1 क्या है, पहले केस का इनर्शिया, और T1 क्या है, पहले केस का टाइम। I2 क्या है, दूसरे केस का इनर्शिया, और T2 क्या है, दूसरे केस का टाइम। अब देखिए, एक जो स्टार होता है, जो प्लैनेट होता है, वो हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया क्या होता है, 2π/5 mr²। अगर आपको लिखवाया था मैंने नोट्स में, देखो तो सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया आपको दिखाया होगा 2π/5 mr²। तो पहले केस में रेडियस आपकी r थी, देखिए हमने क्या लिया, I1 की यहाँ पे लिख दिया 2π/5 mr², और टाइम कितना था, 6 आवर, क्या था। तो I1 की यहाँ पे लिख दिया, और टाइम की यहाँ पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, कह रहा दूसरे केस में सडन श्रिंक कर गया, श्रिंक करने के बाद उसकी रेडियस क्या होगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो 2π/5, मास तो वही रहेगा, मास में कोई मास में चेंज आया तो मामला खराब हो जाएगा। रेडियस क्या होगी, r/2, यानी r/में क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। और टाइम पीरियड पूछ रहा है T2, तो भाई देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये जगह 1/6 आवर, और ये क्या हुआ 1/4 आवर। आवर से आर कैंसिल, 2, और ये क्या हुआ 3। तो भैया आप यदि इसको उल्टा करोगे तो क्या हुआ, T2 2, और ये क्या हुआ 3। तो ये क्या हुआ, 1.5 घंटा आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस पे बेस्ड है, इस वाले पे। ठीक है, ऐसे ही कहेगा, इस वाले पे बेस्ड क्या कि प्लूटो जो था, ठीक है भैया, कुछ डिस्टेंस में घूम रहा था इतनी वेलोसिटी से। तो आपके दे रखा होगा आर, मान लो वेलोसिटी क्या प्लूटो की 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी दूरी पर है, तो मान लो 16 यू पर है, 16 AU पर। 16 AU समझते हो, 16 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब पृथ्वी से 16 गुना ज्यादा। ठीक है, कह रहा है कि एकाएक कोई इवेंट हुई, कोई घटना घटी, और प्लूटो क्या आ गया, 1 AU पे आ गया। क्या आ गया, उसकी नई स्पीड बताओ। तो भैया V1 तो था 4, R1 था 16 U, कुछ हुई तो कहाँ गया, 1 AU पे आ गया। और आपका, आप उसका क्या बताना भैया, स्पीड बतानी है, V2 बताओ, ये V2 बताना है। ठीक है, V2 बताना। तो भैया U से U कैंसिल हो गया, तब स्पीड क्या हो जाएगी भैया, 64 किलोमीटर पर आवर। समझ गया। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन में बताऊं तो ग्रेविटेशन दो मास के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें एक बार और आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक मास आपका m है, उसको किस प्रकार से डिवाइड करो कि उन दोनों टुकड़े के पास, दो टुकड़े में डिवाइड करो कि उन दोनों टुकड़े के बीच में लगने वाला फोर्स क्या मैक्सिमम हो। तो भैया ये चाहिए आप फोर्स की बात कर दी जाए और दो पीस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात कर दी जाए। तो ध्यान रखना, उनके बीच में फोर्स जब भी मैक्सिमम होगा दोनों पीस के बीच में, जब दोनों का साइज क्या हो, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। यानी एक 2 kg, दूसरा भी 2 kg, एक 3 kg। मास का रेशियो पूछेगा तो 1:1 नहीं आएगा, 1:2, क्योंकि दोनों सेम है, सेम को डिवाइड करोगे रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, 1 है। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशन क्या है भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मास के बीच में लगता है। ठीक है,
ग्रेविटी क्या है, तो स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, इनमें से क्या होगा, प्लेनेट अर्थ होगा, ठीक है भैया, उसे ग्रेविटी कहते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सब जानते हो, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो यही होता है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होती है, r, क्या होती है। तो भैया जो फोर्स वेक्टर होगा उसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, r। तो F वेक्टर इक्वल्स टू जी m1 m2, ये क्या होगा, आर कैप क्या होता है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन में उसका, और ये स्क्वायर, तो एफ वेक्टर क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन में आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। अब एक चीज देखिए, अगर मैं F12 की बात कर रहा हूं, F12 क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू, तो उसको क्या लिखेंगे, जी m1 m2, यहां पर F था तो यहां पे R था, यहां पर F12 है तो यहां पे क्या होगा, R12 अपॉन में नीचे क्या होगा, R12 क्यूब। ऐसा ही F21 क्या होगा, जी m1 m2, और R क्या होगा, 21 क्यूब, और R21। तो भैया आप ध्यान रखना ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है भैया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है भैया, मान लीजिए एक मास है, उसके आसपास कुछ मास रखे हुए हैं, तो सारे मास मिलकर के जो भी फोर्स लगाएंगे रखे हुए मास पर, वो सब फोर्स के वेक्टर सम के बराबर है, ठीक है भैया। अब जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन, ये 4m मास है, ये 2m मास है, यहां पे रखा हुआ है, ये R है, ये R है, यहां पे एक मास रखा हुआ है m, तो कह रहा है भैया ये A है, ये B है, और ये क्या C है, तो m पे लगने वाले कुल फोर्स की वैल्यू बताओ। तो भैया आपको पता है ये वाला मास क्या करेगा, इस वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ऐसे ये वाला मास भी इस वाले मास को खींचेगा, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो आपको पता कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो FCA ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मास का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दूरी दोनों केस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मास का प्रोडक्ट क्या ज्यादा है, तो FC A से क्या होगा, CB से ज्यादा होगा। सो टोटल फोर्स एट क्या होगा, C क्या होगा, FCA माइनस FCB, FCA क्या होगा, इनके बीच का फोर्स क्या होगा, क्या होगा, G, मास क्या है 4mm, तो क्या होगा 4m स्क्वायर, और दूरी कितनी है R, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, G, मास क्या है m, और ये क्या 2m स्क्वायर, और दूरी कितनी है R। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2g m स्क्वायर अपॉन में, और ये क्या होगा, टोटल फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, m m m R ठीक है भैया, A B C, फोर्स आपको ए पे निकालना है, चलो ट्राई करो भैया एक बारी, पहले वाला क्वेश्चन कॉपी कर देखिए, ए पे आपको कुल फोर्स निकालना है, ए को बी क्या करेगा, नीचे कीजिएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए को सी भी खींचेगा नीचे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का। टोटल फोर्स निकालना है ए पे, तो ए पे टू कुल फोर्स क्या होगा, अंडर रूट FAB प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2FAB FAC cos 60 डिग्री। अंडर रूट में इसलिए किया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, सेम और डिफरेंट डायरेक्शन में आपको कॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मली ऐड करते, जैसे यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, हमने माइनस कर दिया, ऐसे ही दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो हम क्या करते, प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये होगा फोर्स एट ए। देखिए भैया आपको बता दूं, ये फोर्स भी एफ ही रहेगा, ये फोर्स भी एफ रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया देखिए मास सेम है, दूरी सेम है, मास सेम है, दूरी सेम है, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, तो मैंने इसको भी एफ ले लिया, इसको भी एफ ले लिया, बाद में एफ की वैल्यू निकाल के देख दूंगा, तो क्या होगा भैया, एफ स्क्वायर, तो ये भी एफ एफ है, तो 2f स्क्वायर, और कॉस क्या होगा 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3f स्क्वायर, तो क्या होगा अंडर रूट 3f। तो भैया ए पे लगने वाला कुल फोर्स कितना आ गया, अंडर रूट 3, एफ की वैल्यू क्या है, ये फोर्स निकाल दो, क्या जी m स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो इस तरीके ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ू, देखिए भैया, हाँ किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है भैया। देखिए ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन ऑफ द प्लैनेट या वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लैनेट, ठीक है भैया। वेरिएशन इन जी,
देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीके से करा रहा हूं, ठीक है। जहां पे मास चेंज होगा वहां पे आपको डेंसिटी, मास को डेंसिटी की टर्म में लिखना है। जहां पे आपका मास चेंज होगा वहां पे मास को आपको डेंसिटी की टर्म में लिखना है। जहां मास चेंज नहीं होगा वहां पे आपको डेंसिटी की टर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए भैया, वेरिएशन इन जी, पहला क्या है, ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप। दूसरा है ड्यू टू हाइट, और तीसरा है ड्यू टू डेप्थ। ये 100% दिखेगी आपको एग्जाम में, ठीक है, ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। शेप की वजह से अगर मैं देखूं तो अर्थ की शेप क्या होती है, थोड़ी ओवल होती है, ज्यादा ओवल बना दी लेकिन थोड़ी ओवल होती है। ये इक्वेटर है, ये क्या है, पोल है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जी जो होता है वो आर के क्या होता है, इनवर्सली होता है। आप देख रहे हो इक्वेटर की रेडियस क्या ज्यादा है, तो हियर रेडियस ऑफ इक्वेटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, सो जहां की रेडियस ज्यादा वहां का जी क्या होगा, कम। सो इक्वेटर की ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, और पोल की क्या होगी, इसका मतलब पोल पे आपको ज्यादा वेट लगेगा और इक्वेटर पे आपको कम वेट लगेगा। दूसरा हाइट, आप अर्थ पे थे, रेडियस आर है, ए पॉइंट पर हो, तो ए पॉइंट का जी कितना होगा, मास एम है, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। फिर आप एच हाइट पर चले गए, ये तो आर था ही लेकिन ये क्या है, एच है, ठीक है। तो जो बी पॉइंट पर पहुंचे आप, तो जब बी पॉइंट पर आपने जी निकाला तो क्या हुआ, मास तो सेम ही रहेगा, यहां पर कोई चीज नहीं है, तो जी एम और आर प्लस एच। अच्छा कई बच्चे बोलेंगे भैया इसमें एटमोस्फेयर भी तो जुड़ रहा है, एटमोस्फेयर का मास, अबे एटमोस्फेयर भी तो होता है, तो एटमोस्फेयर का मास ना के बराबर होता है अर्थ के कंपैरिजन में। दोनों को डिवाइड कीजिए, जी ए क्या है, सरफेस का, जी ए कहा था, ए पॉइंट सरफेस पे, और जी बी, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और जब ये डिवाइड होती है आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ, जीएम, जीएम से जीएम क्या हुआ, अच्छा जी ये क्या है, सरफेस पे, सरफेस का ये क्या हुआ, जी, जी बी, और क्या हुआ आर प्लस एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर, ठीक है। जी अपॉन में जी बी इक्वल्स में क्या हुआ, आर अपॉन में आर क्या हुआ, 1, और प्लस एच अपॉन में आर। देखो हो सकता है मैंने पिछले पहले किसी और तरीके से कराई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं अभी देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, तो जी बी अपॉन में जी इक्वल्स में क्या हुआ, कराया ही था, मतलब स्टेप आगे पीछे कर दिया मैंने, इसको उल्टा कर दिया लेकिन इसको उल्टा नहीं कर रहा, तो 1 प्लस एच अपॉन में आर की पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको उल्टा नहीं कर रहा, पावर नेगेटिव कर दिया। अब यहां पर बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम लगा दी, तो जीबी अपॉन में जी इक्वल्स टू में बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम, बाइनोमियल, अरे आपको नहीं पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ी होगी भाई, कैसे पढ़ लेगा तू ग्रेजुएशन में ये, नहीं वो केवल बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम है, ठीक है भैया। तो ये ऐसे लिख दो, और ये क्या होगा 1 - 2h अपॉन में क्या होगा आर, ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो जीबी की वैल्यू क्या आएगी, जी 1 - 2h अपॉन में आर, ये हो गया भैया, ठीक है। बी पॉइंट पर यानी हाइट पर आपको जी निकालने का फॉर्मूला। अच्छा परसेंटेज पूछेगा तो खैर ये तो नहीं, डेरिवेशन में नहीं आता, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन जी ड्यू टू हाइट, तो भैया कुछ नहीं करना, 2h अपॉन में क्या कर देना, आर गुणे में क्या करना 100। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा के लिखवा रखा है, ठीक है भैया, लेकिन ये डेरिवेशन में नहीं आता, डेरिवेशन यहीं तक है आपकी, ठीक है। फिर आता है डेप्थ, डेप्थ की मैं बात करूं तो अर्थ की रेडियस क्या आर है, क्या है, डेंसिटी रो है। अब इसमें डेंसिटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं डेप्थ में जाऊंगा तो मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं डेंसिटी की टर्म में कर रहा हूं। यहां पर जो मास होगा मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में डेंसिटी, तो इसका जी क्या होगा ए पॉइंट पर, जी एम अपॉन में, तो जी क्या है, जी एम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो अपॉन में आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो जी ए कितना आ गया 4/3 कैपिटल जी पाई आर इंटू में रो। अच्छा यहां से आपको ये भी पता लग गया कि जी जो है वो रो के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। अगर किसी प्लेनेट की ग्रेविटी ज्यादा हो, ये डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे ग्रेविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां से प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ करने के लिए आता है। फिर हमने क्या किया, आप डी डेप्थ पे चले गए, क्या करें, तो जो नया स्फीयर होगा उसकी रेडियस क्या होगी, R - D होगी। अब अगर आप डी डेप्थ पे चले गए बी पॉइंट पर, ठीक है, डेप्थ डी,
डी पर चलेगा तो जो नया रेडियस बने, नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी हो जाएगी। ठीक है, समझ गया। डी डेप्थ में जानने का मतलब है कि भैया ऊपर की सारी चीजों को हटा दो, छोटा स्फीयर बन जाएगा। लेदर की बॉल देखिए, लेदर की बॉल जब देखोगे तो आप लेदर की ऊपर की कवरिंग हटाओगे तो नीचे एक छोटी सी बॉल होगी। तो वह ये लेदर की बॉल थी, उसको डेप्थ में जाने के लिए क्या किया हमने, ऊपर की सारी कवरिंग को हटा दिया, छोटी सी बॉल आ गई, क्या रेडियस होगी, आर माइनस डी। ठीक है, तो डेंसिटी तो वही रहेगी, तो क्या होगा, मास क्या रहेगा, एम डैश इक्वल्स टू में वॉल्यूम नया और डेंसिटी वही, तो वॉल्यूम नया होगा 4/3 पाई आर, क्या भैया, आर माइनस डी का होल क्यू इंटू में डेंसिटी, ये नया मास आ गया। तो नया जी क्या होगा, बी पॉइंट पर क्या होगा, जी पाई के जी मास क्या है 4/3 पाई आर माइनस डी डेंसिटी, और नीचे क्या होगा आर माइनस डी का, ये और ये क्या होगा कैंसिल हो गया, जी बी इक्वल्स में क्या 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू में क्या हुआ, रो हो गया। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं ए पॉइंट कहां पर है, सरफेस पे है, तो सरफेस का जी तो आप जी ही ले लो, ये हो गया, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी, डिवाइड कर दो जीबी अपॉन में जी इक्वल्स में क्या हुआ, इस बार इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो 4/3 पाई आर माइनस डी रो कैपिटल जी, ऐसे 4/3 पाई आर रो कैपिटल जी, कैपिटल ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आर अपॉन में आर क्या हो गया 1, और ये क्या हुआ माइनस डी अपॉन में आर, तो जीबी क्या होगा 1 माइनस डी अपॉन में आर, ये भैया डेरिवेशन है पूरी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है परसेंटेज चेंज, तो ये डेरिवेशन में नहीं आता, ये होगा डी अपॉन में आर इंटू में, ऑलरेडी निकलवा रखा मैंने। ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद आते हैं हम भैया एस के वेलोसिटी पे। अच्छा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी वहां पर आती है जहां पर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं। ठीक है, यहां पर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करोगे तो वहां पर जो एनर्जी है उसे क्या कहेंगे। अच्छा यहाँ पर आपको पता है हर पॉइंट की ग्रेविटी क्या होगी, बदलेगी, बदलेगी तो वर्डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स में एफ डी एक्स, लिमिट फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट। तो देखिए भैया ये है आपका प्लेनेट जिसका मास क्या है एम, रेडियस क्या है आर, यहां पर आप पहले थे आर आर पोजिशन पे, और आपने क्या किया एक मास को यहां तक ले आए स्मॉल एम को, ठीक है इधर ले आए। अच्छा ग्रेविटी क्या कर रही है, इधर खींच रही है, कितनी होगी वैल्यू, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में दूरी कितनी होगी एक्स है। देखो अब जो कर रहा हूं मैं एकदम प्रॉपर कर रहा हूं, आप यही एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा अप्लाइड, उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स ले रहा हूं ना भैया। अभी आपको इस एक्स से अभी कहां पहुंचे, देखो ये एक्स पहले आर था, अभी ये एक्स ही है, और बाद में एक्स कहां जाना है, इन्फिनिटी पे आना है, कहां जाना है, और आपको पता है ये एक्स बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, यानी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब यहां पर लिख दो डेफिनेशन क्या, वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। हम वर्क निकाल रहे हैं, यहां पर फोर्स क्या वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होगा एफ डी एक्स, बोलो हाँ, लिमिट क्या है x1 क्या है आर, और x2 क्या होगी इन्फिनिटी, तो ये होगा एफ, एफ की वैल्यू क्या है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या होगा आर इन्फिनिटी। चलो भैया सॉल्व करो इसे, आंसर आपका सबका आना चाहिए माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर, फटाफट करो। सरफेस से फेंक रहे हो इसलिए आपने एक्स की वैल्यू क्या लिया, आर लिया है। अगर आप कहीं और से फेंकते तो वहां से एक्स की वैल्यू लेते और फिर इन्फिनिटी में फेंकते, पहले मैंने स्मॉल आर लिया होगा एक्स की वैल्यू को, क्योंकि मैंने स्मॉल आर से फेंका था इसको, अब मैं कैपिटल आर से फेंक रहा हूँ, यानी अर्थ की रेडियस से फेंक रहा हूँ यहाँ से। जल्दी करो भैया सॉल्व भी होता हूँ। आर से लेकर इन्फिनिटी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या हुआ बाहर आ गया, अंदर क्या हुआ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस आर से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा एक चीज देखो, जिसको नहीं पता, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता भैया, इसका सीधा रिजल्ट होगा, सुन लीजिए, इसका सीधा रिजल्ट जो होता है वो होता है वही आपका 1 बाय में एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा सीधा 1 बाय में एक्स होगा। ठीक है, -1 बाय में एक्स, ठीक है सीधा।
तो आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लिमिट लगा देना, हो जाएगा। इसका सीधा लिख देना, -1 में एक्स होता है, हो जाएगा वर्क इक्वल्स टू में ये हो जाएगा आपका -g कैपिटल M स्मॉल m, और ये क्या होगा भैया 1 बाय में माइनस, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और ये क्या हुआ r से लेके इन्फिनिटी। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हुआ g कैपिटल M स्मॉल m, एक बार इन्फिनिटी आएगा और एक बार क्या आएगा r आएगा, और डिवाइड कर दो 0, ये क्या हुआ एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है भैया 0। तो वर्क क्या आ गया -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r, ये हो गया वर्क जो आपने किया इसको ले आने में, कहां से, r से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा इन्फिनिटी, अच्छा r की मान लीजिए आप इन्फिनिटी पे ले आ रहे हो, तो वहां पर किसी भी चीज की ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और 0 पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वर्क हो गया। अगर आप r से ले आते, यहां से ले आते x की वैल्यू r होती, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r। ठीक है भैया, ये पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखिए क्वेश्चंस, ये डी है, ये डी है, ये डी है, ये डी है, मास m है, मास 2m है, मास m है और मास m है, इसकी पूरी एनर्जी निकाल दो, इसकी पूरी एनर्जी निकालो भैया। हाँ पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ये डायगोनल भैया स्क्वायर है, डायगोनल √2d होता है, ऐसे ये भी क्या होगा √2d होगा। ठीक है, इनके बीच की एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच की एनर्जी -g m² अपॉन में d। अच्छा माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव एनर्जी है, क्या है, रिपल्सिव में पॉजिटिव आता है, ये क्या होगा -g2m² अपॉन में d, इन दोनों के बीच की होगी -g2m² अपॉन में d, इन दोनों के बीच की होगी -gm² अपॉन में d, इन दोनों के बीच की क्या होगी -g2m² अपॉन में √2d, इन दोनों के बीच की क्या होगी -gm² अपॉन में √2d। जितनी भी एनर्जी है सबको छोड़ दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, अच्छा ये कुल एनर्जी है। क्वेश्चन में कई बार ऐसा बोलेगा कि मुझे इस सिस्टम को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी है ना उसका पॉजिटिव कर दो। कुल देखिए तोड़ने के लिए एनर्जी, ये जोड़ने की एनर्जी नेगेटिव है, अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे इसकी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी अभी है नेगेटिव ना, उतनी क्या कर दो। तो अगर मान लीजिए -10 जूल आया, इसका आंसर क्या आ गया, तोड़ने की एनर्जी बोलेगा तो क्या बोलेंगे +10 जूल, क्या बोलेंगे, अभी 50 जूल आंसर आ गया, -50 जूल, तोड़ने की एनर्जी बोलेगा तो +50 जूल, ध्यान रखना। ठीक है भैया, सीधा आंसर लिख देना, कुल एनर्जी निकाल करके उसका पॉजिटिव कर देना, तो आपकी तोड़ने की एनर्जी पता लग जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन ये आता वैसे है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये मास m है। ठीक है, यहां पे एक मास रखा है स्मॉल m, जिसकी वैल्यू क्या है 1 kg, r डिस्टेंस पर, आप चाहते हो इसको कहां ले आओ, इंफिनिटी पर। ठीक है भैया, अगर इसका मास ज्यादा होगा तो इसको ले आने में इन्फिनिटी पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और इसका मास ज्यादा कम होगा तो इसको इन्फिनिटी पे ले आने में कम वर्क करना पड़ेगा। तो इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है खींचने की क्षमता, तो इसकी खींचने की क्षमता कब होगी, ज्यादा, जब इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मास ज्यादा हो तो इसको ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो इसको दूर ले आने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मास कम होगा तो इसको कम खींचेगा, इसको दूर ले आने में क्या करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मास दूर है, अगर ये वाला मास इससे दूर है तो इसका खिंचाव उस मास पे क्या होगा, कम होगा। अगर ये मास इसके पास में है तो इसका खिंचाव उसका क्या होगा, यानी इसका खींचने का पोटेंशियल क्या है, आर के इनवर्सली, आर कम होगा तो खिंचाव ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो खिंचाव कम होगा। इसको कंबाइन कीजिए m अपॉन में r, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटाइए तो क्या होगा gm अपॉन में r, दैट इज द ग्रेविटेशन। नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, क्या है ये, समझ गया, समझ गया। अच्छा इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कोस में पोटेंशियल इनटू में मास, ये मैंने करा रखा है, नोट्स में लिख लेना। ठीक है, फिर आते हैं एस के वेलोसिटी, क्या है एस के वेलोसिटी। एस के वेलोसिटी क्या होती है, देखिए मैं जैसे ही डेरिवेशन करा रहा हूं वैसे ही करना, आसान है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा था जिसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, रेडियस क्या r। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पर ए पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट पर कुल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस काइनेटिक कितनी होगी, हाफ
एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल कितनी होगी इन दोनों के बीच की, इसका मास कैपिटल एम है, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में दूरी कितनी है, और ये होगी। अच्छा ये चला गया इन्फिनिटी पर, कहां चला गया, तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगी, काइनेटिक इन्फिनिटी प्लस, आपको बता दूं काइनेटिक जो होगी इन्फिनिटी पर, तो भैया आपने फेंका है तो कोई चीज कहां जाके रुकेगी, तो मान के चलो कहां रुकेगी इन्फिनिटी पर, और कहीं रुक गई तो उसकी एनर्जी क्या होगी काइनेटिक जीरो, तो इन्फिनिटी पर काइनेटिक क्या होगी जीरो, और आपको पता पोटेंशियल पर कुल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होती है जीरो, तो इन्फिनिटी पे कुल एनर्जी आ गई जीरो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी एट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ए की कितनी एनर्जी है हाफ एम वी ई स्क्वायर और माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या हुआ आर, बराबर में क्या हुआ इन्फिनिटी, इसको पल्ली साइड में ले आओ, हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या हो गया आर, एम से एम कैंसिल हो गया, वीई की वैल्यू आएगी आपकी अंडर रूट जी एम अपॉन में आर, ये एसके वेलोसिटी, इसको कॉपी कर लो भैया लगा दें। सैटेलाइट की बात करो, सैटेलाइट ठीक है विच रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल देखिए, आर्टिफिशियल के दो टाइप होते हैं, पोलर जियो स्टेशनरी, पोलर क्या होता है विच रिवॉल्व अराउंड द पोल ऑफ प्लैनेट, और जियो स्टेशनरी क्या होते हैं अर्थ की किसी भी लोकेशन के हिसाब से रेस्ट में होते हैं, जियो स्टेशनरी का ठीक है। इन दोनों को लॉन्च करने का प्रिंसिपल होता है, ये अर्थ है इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, इससे h हाइट पर आपको सैटेलाइट को ले आना है, तो ऊपर ले आने के लिए जिस वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एस्केप, और ऑर्बिट में रखने के लिए जिस वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं ऑर्बिटल, क्या कहते हैं ऑर्बिटल। तो भैया घूम रहा है, किसमें घूम रहा है सर्कल में, सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पर इस सैटेलाइट पर जिसका मास क्या है स्मॉल एम है, उसको सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम क्या मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट, वी क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और आर क्या भैया दूरी सेंटर से, तो ये आर की वैल्यू यहां पे क्या होगी आर प्लस एच, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच का जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, आर क्या होगा एम वी ई वी ओ स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है भैया। मास से मास कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होगी जी एम अपॉन में स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू होगी आर प्लस एच, ठीक है भैया। और भी बहुत सारी डेरिवेशन है, टाइम पीरियड निकालना आपको कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड के लिए क्या करो टू पाई आर अपॉन में क्या होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू यहां से डाल देना आप वैल्यू, यहां से आपका क्या होगा टाइम पीरियड आ जाएगा। हेलो हेलो हाँ बोल, हाँ मैंने कॉल की थी उठाया नहीं था, हाँ कॉल किया था उठाया नहीं उसने, थोड़ी देर पहले किया था तो उठा लिया था, ये लाइन में लगे अभी जा रहा हूँ वहीं पे सीधे जाऊंगा बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर सीधा वहां पे जाऊंगा, ठीक है ठीक ठीक है भैया, टाइम पीरियड निकालोगे, दूसरा निकालोगे इसमें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है कैलकुलेशन है नॉर्मल से, ठीक है भैया। यहाँ पे मेन चीज क्या है टोटल एनर्जी, काइनेटिक, क्या काइनेटिक निकालोगे तो क्या होगा हाफ मास ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू इधर रखी है आपको यहाँ रख दोगे, ठीक है। फिर पोटेंशियल निकालोगे माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट, और क्या होगा आर, वो आपको पता है आर की वैल्यू क्या आर प्लस एच, ठीक है भैया। उसके बाद टोटल निकालोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आपको कुछ रिलेशन बता रखे हैं, जैसे टोटल एनर्जी क्या होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, सॉरी सॉरी टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है हाफ होती है, ये लिखा रखा है, और टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर आता है भैया केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, ठीक है भैया। केपलर्स लॉ क्या कहता है भैया, सिंपल सी बात है भैया, बहुत साधारण बात भाषा में बोल रहा हूं मैं। पहला लॉ कहता है भैया
कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड ईच इलिप्स हैज टू फोकाई और सन लाई वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, कह रहा हर प्लैनेट कहां घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अच्छा, ये जो आधा होता है इसको कहते हैं सेमी मेजर और उसको कहते हैं, खत्म हो गया फर्स्ट लॉ। ठीक है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन, ठीक है, बस। दूसरा लॉ जो है कहता भी है कि मान लीजिए ये प्लैनेट है, टी टाइम में वो ए से बी पे आया और टी टाइम में वो सी से डी पर गया, ये आपका सन है। तो कह रहा है अगर टी ही टाइम यहां पे दिया आपने और टी ही टाइम यहां पे लगाया तो ये वाला एरिया जो है वो इस वाले सेक्टर ऑफ सर्कल के एरिया के क्या होगा? तो ये कहता है, सेकंड लॉ कहता था एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी, एरिया अपॉन में टाइम, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। ये क्या होती है? कांस्टेंट ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड दी सन की एरियल वेलोसिटी का, सॉरी, प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी क्या होती है? सन के अराउंड में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अच्छा, दूसरा, इसका मोमेंटम भी क्या होता है? टॉर्क नहीं लगता प्लैनेट पे। टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेम रहेगा। यानी ए का एंगुलर मोमेंटम, बी का एंगुलर मोमेंटम, सी का एंगुलर मोमेंटम और डी का, सब क्या हो गए? सेम रहेंगे। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। यानी क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? कांस्टेंट। यहां से दो बातें पता लगती है सेकंड लॉ से। वी आर इक्वल्स में क्या होगा? कांस्टेंट। मास को दिलाया, क्योंकि भैया मास भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट हो गया, अनदर कांस्टेंट। तो ये क्या होगा? आर, वी इक्वल्स में क्या होगा? के अपॉन में आर। तो वी क्या होगा? आर के इनवर्स होगा। अगर प्लैनेट दूर रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी? इस वाले एंड पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अगर मान लीजिए सी पॉइंट पर, कहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी? ए की या सी की? कहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी? प्लैनेट प्लैनेट कहां पे रहेगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ए पर या सी पर? ए पर, क्योंकि ए की रेडियस कम है। ए की रेडियस कम होगी तो उसकी वेलोसिटी होगी, और सी की रेडियस क्या है? ज्यादा है, तो आगे वेलोसिटी होगी। तो फार्थर एंड पर प्लैनेट क्या होगा? स्लो मूव करेगा, और नियरर एंड पर क्या होगा? फास्ट मूव करेगा। ये सेकंड लॉ है। डेरिवेशन कोई सी भी नहीं आएगी आपके ध्यान में, पढ़ लेना जो नोट्स में लिखवा रखा है। ठीक है, अब एक यहाँ पे मैं सीधा थर्ड लॉ पे आता हूँ। थर्ड लॉ के दो तीन क्वेश्चन भी करा देता हूँ मैं, ठीक है भैया। थर्ड लॉ, इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं थर्ड लॉ पे। कह रहा भैया ये प्लेनेट है, वो यहां से निकला और यहां पे वापसी आ गया, ए पॉइंट टू ए टू ए। टाइम कितना है? कैपिटल डी। इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये सेमी मेजर एक्सिस है। क्या ये? सन से उस प्लैनेट की दूरी। कहता है कि ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो आर क्यू के क्या होगा? डायरेक्टली होगा। यही है थर्ड लॉ। शायद मैंने डेरिवेशन भी कराई होगी नोट्स में, इसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे डेरिवेशन नहीं आएगी आपकी। टी स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा? के टाइम्स ऑफ आर क्यू। के की वैल्यू क्या होती है? जी 4 पाई अपॉन में जी एम। एम क्या है? मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, वो बॉडी जो सेंटर पर है, जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है भैया, अब जैसे देखिए हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कह रहा भैया देखिए ऐसा पेयर में देगा, ये मार्स है, ये फोबोस है, ये डेलमोस है। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2 आर है। इसका टाइम पीरियड 2 घंटा है, तो इसका टाइम पीरियड निकालिए कितना होगा। क्या करेंगे भैया? इसकी इक्वेशन लिखिए पहले। सेंट्रल बॉडी दोनों के इसमें क्या है? मार्स है। क्या है? तो भैया इसका मतलब कांस्टेंट होने के लिए क्या के की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। के की वैल्यू क्या होगी? तो भैया लिखिए टाइम पीरियड ऑफ फोबोस का स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फोबोस का क्यूब। टाइम पीरियड कितना भैया? 2, के रेडियस क्या है? आर। पहली इक्वेशन होगी। ये डेलमोस की लिखे, टाइम पीरियड डेलमोस का स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ रेडियस डेलमोस का क्यूब। ये कितना भैया निकालना है? के रेडियस कितनी है? 2 आर। ये दोनों इक्वेशन बनी है आपकी फर्स्ट सेकंड, दोनों को डिवाइड कीजिए सेकंड बाय फर्स्ट, तो आपका टीडी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सन है, अर्थ है ये, और एक प्लेनेट एक्स है। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, इसकी क्या है? 40 आर है। ठीक है, कह रहा है इसका टाइम पीरियड अगर 365 दिन है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा प्लेनेट एक्स का? सुने ना प्लेनेट एक्स के बारे में? हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट मान के चलते हैं। ऐसे तो पहले प्लूटो को निकालते हैं, अभी 8 है, लेकिन एक 9वां प्लेनेट भी होना चाहिए। ठीक है,
तो ये कहता है भैया टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल्स में के, सेंट्रल बॉडी सेम है, कौन है, अर्थ, तो इसलिए हमने के ही लिया है। और क्या होगा भैया, आर अर्थ का क्यूब, ठीक है भैया, ये क्या होगा 365 स्क्वायर इक्वल्स में के, और रेडियस आ गया आर। इसका देखिए टाइम पीरियड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एक्स का क्यूब। ये क्या भैया, ये तो निकालना अपने को, दिन में आएगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है, के और आर क्या है 40 आर। ये हो गया, दोनों को डिवाइड करोगे, फर्स्ट को सेकंड को, तो यहां से आपको टी एक्स आ जाएगा, बहुत ज्यादा आएगा, ये आपको बता दे रहा हूं पहले में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भैया। एक टॉपिक है इसमें वेटलेसनेस, क्या है वेटलेसनेस, वो कंडीशन होती है जहां पर आपकी बॉडी का वेट क्या होता है, जीरो आता है। अब ये दो ही जगह पे जीरो होता है, या तो स्पेस में या फिर धरती के सेंटर पर। यह एक तीसरी भी कंडीशन है, लिफ्ट जब फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल भी कंडीशन में आपको वेटलेसनेस वाली कंडीशन आती है। अब बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 1 मैं कराने वाला नहीं हूं उसमें, ठीक है, कुछ नहीं पूछा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का कल फ्रिक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है भैया, पूरा डन हो चुका है फ्रिक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में कल मैं केवल आपका 1 घंटा कराऊंगा, बाकी के बचे 2 घंटे में मैं आपको 2 से 3 पेपर करा दूंगा, ठीक है भैया, उसके बाद फाइनल रहेगा, ठीक है भैया। मिलता है अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।